हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए भाई, आज पढ़ने वाले हैं बच्चा पार्टी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सर थैंक यू पहले से ही आ जाता है आपकी क्लास में, थैंक यू पहले आ जाता है। थैंक यू को बड़ी जल्दी रहती है। ये चैप्टर पिछले काफी अटेम्प्ट से 8 मार्क्स का आपके पास आ रहा है। हम लोग जल्दी से बच्चों इसको रिवाइज करते हैं ताकि आपके 8 नंबर फटाफट से मेरे साथ सिक्योर हो जाएं। और कुछ साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करके यहाँ पर चलेंगे। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। सो बच्चों देखो, इंडियन एविडेंस एक्ट है क्या बेटा। कोई भी कोर्ट में किसी भी क्राइम पेट्रोल के एपिसोड को, सावधान इंडिया के एपिसोड को आप देखते हो तो क्या होता है। लॉ कहता है सर, वहां पर कोई भी फैसले पर आने से पहले, कोई भी डिसीजन पर अगर कोर्ट आपको लेकर आता है, उस डिसीजन पे कैसे आते हैं। मैंने कहा एविडेंसेस, वो कहते हैं ना एंड में, सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए हम अदालत इस फैसले पर पहुंची है। किसको मद्देनजर रखते हुए? सबूतों और गवाहों को। यानी कि एविडेंसेस जो दो फॉर्म्स में है, जो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, सबूतों और गवाहों, यानी कि ओरल एविडेंसेस, जब लोग कोई ना कोई बातें करते हैं, यानी कि स्टेटमेंट गिवन बाय विटनेसेस। ठीक है। क्या सर पूरे इंडिया पर यह कानून अप्लाई होता है? इसके साथ ही साथ आपके पूरे कोर्ट के अंदर अगर कोई भी प्रोसीडिंग चलती है, कोर्ट मार्शल क्यों नहीं होता, ये सारी की सारी बातों के ऊपर ये पर्टिकुलर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा। पर यही अगर हम कोर्ट मार्शल की बात करते हैं, जनरली आप देखते हो ना, किसी मूवी के अंदर कोर्ट मार्शल कर देते हैं, निकाल देते हैं उस पर्टिकुलर बंदे को कि निकल जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तो नेवी की बात हो, इंडियन नेवी की बात हो, एयर फोर्स की बात हो, आर्मी की बात हो, तो ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। कोर्ट के अंदर एफिडेविट लगाने की बात हो और आर्बिट्रेशन की बात हो, तो इन सिनेरियोज के ऊपर हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है बच्चा पार्टी। ओके, कह रहा सर अच्छा, अब एक और चीज बताओ, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है। मैंने कहा जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब होता है ऐसी प्रोसीडिंग्स जहां पर आपने, अच्छा जॉली एलएलबी देखी है? हाँ देखी है। वो कहता है आओ गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं। ये गीता कौन है सर? अरे भगवत गीता, श्रीमद भगवत गीता की बात कर रहा हूँ। कोई मुस्लिम होता है तो उन्हें कहा जाता है कुरान पर हाथ रख के कसम खाइए। ओके, तो कह रहे सर अब प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या है। मैंने कहा देखो सर, प्रोसीडिंग्स का मतलब बड़ा सिंपल सा फंडा, जहां पर आपकी किसी भी कोर्ट के सामने कार्यवाही चल रही है। ठीक है। ठीक है। अब कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर बहुत बार आपके चीजें सामने रखी जाती हैं, आपको कसम दिलवाई जाती है और आप दुनिया जहान के एविडेंसेस को पेश करते हो। पर बच्चों ध्यान रखना, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो चीजें चल रही हैं, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उन्हें हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं कहते। मैंने कहा ठीक है। क्या सर इसके साथ ही साथ आपके पास जो आर्बिट्रेटर वाली चीजें होती हैं, उन्हें भी हम जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं कहते। आर्बिट्रेशन इज ऑल्सो नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। आर्बिट्रेटर में तो भैया बिना कानून के, बिना किसी चीजों के, प्यार मोहब्बत से बैठकर फैसले को करने की उम्मीद करी जाती है कि सर आप भी आकर बैठ जाओ, हम भी बैठ जाते हैं और कोशिश करते हैं बातचीत से ही मसले को सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि बच्चों 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है बेटा इंडियन कोर्ट के अंदर। कह रहा अच्छा, कह रहा सर अगला फंडा आता है आकर मीनिंग ऑफ एविडेंस। एविडेंस हमारे पास मींस एंड इंक्लूड्स दो तरीके से एविडेंस होता है, एक होता है ओरल, एक होता है डॉक्यूमेंट्री। कह रहा सर ठीक है। अब यहाँ पर ओरल क्या होता है बच्चों, अगर आपने जॉली एलएलबी देखी है बेटा, तो कोई इंसान कोर्ट में आकर गवाही दे देता है कि हाँ जी वहां पर चोरी हुई और मैंने वहां पर चोरी करते हुए दिव्य मिगलानी को देखा। ओके, स्टेटमेंट गिवन बाय विटनेसेस, स्टेटमेंट जो आपकी इंक्वायरी से रिलेटेड है, या तो फिर स्टेटमेंट जिनको सब, जो कोर्ट को, जहां पर भी कोर्ट अलाउ कर रहा है कि हाँ हाँ आओ आओ बताओ तुम्हें क्या कहना है। जैसे स्टेटमेंट आपने और भी सुनी होंगी, आपने वैसे तो एग्जैक्टली रिलेट नहीं कर रहा है, पर आपने देखा है एसीपी प्रद्युमन के साथ में दया है, दया एक झापड़ मारता है और सामने वाला बंदा बोलने लग जाता है ना। आपने सीआईडी के अंदर, या फिर मैं कहता हूँ क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, अब इन सब के अंदर ये चीजें दिखाते नहीं है। पर जब एक इंसान कोर्ट में जाता है और कोर्ट में सामने जाके जज साहब के सामने सारा कुछ बड़बड़ उड़बड़ कर देता है, सब कुछ बोल देता है, दैट इज ओरल एविडेंस। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस क्या होते हैं? जहां पर आपने किसी भी तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट पेश किया हो। अब मान लेते हैं भाई, बाइक चला रहा हूं मैं, आप पीछे बैठे हैं। अब हमारे को कोई पुलिस वाले अंकल रोक लेते हैं, सामने से चुलबुल पांडे रोक लेता है। अब बच्चों अगर चुलबुल पांडे ने रोक लिया तो चुलबुल पांडे क्या कहना, लाओ भाई लाओ गाड़ी के पेपर दिखाओ, है ना, लाओ भाई लाओ बाइक के पेपर दिखाओ। अब बाइक के पेपर दिखाने के लिए मेरे पास ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई इस तरीके से कुछ एक हार्ड कॉपी अवेलेबल हो। मैं कहूँ, मैंने कहा ये लो जी भाई साहब, ये रही एक हार्ड कॉपी, मेरी बाइक के कागज यही हैं। कह रहा ठीक है सर। इसके अलावा नहीं तो मैं ये भी कह सकता हूँ, लीजिए सर लाइए मेरे पास, मेरे फ़ोन के अंदर आपके सारे पेपर्स हैं, मेरे फ़ोन में से मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ।
अब डॉक्यूमेंट दोनों तरीके से हो सकता है, वो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है और साथ ही साथ वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है बच्चों। कह रहा ठीक है सर, ये तो बहुत बढ़िया है। कह रहा अब आपकी मर्जी है। कह रहा अब क्या होता है ना, बहुत बार हमने इस तरीके से देखा है कि आपके जो एविडेंसेस हैं वो ओरल भी होते हैं, पर्सनल भी होते हैं। मैंने कहा ठीक है। कह रहा सर अब जहां पर आपने कहा कि कुछ ऐसी चीजें जो विटनेस लेकर आता है। मैंने कहा अच्छा। कह रहा यस। कह रहा सर ओरल का मतलब, मैंने कहा जो सारी चीजें जो आपके पास विटनेस लेकर आ रहा है, वो सारी की सारी बातें हम उन्हें ओरल डॉक्यूमेंट कहते हैं। सर यही अगर पर्सनल डॉक्यूमेंट की बारी हो जाती है ना, या फिर पर्सनल चीजों के बारे में हम लोग लेकर लेकर आ जाते हैं, तो बहुत बार कोर्ट ऐसा भी कहेगा कि एक पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने के लिए। अब ठीक है, आप कहते हो भाई वहां पर जो मर्डर है, वो मर्डर तो जॉली एलएलबी ने किया है। कैसे पता चलता है? उसके पीछे एविडेंसेस, फिंगरप्रिंट। चोर चोरी करने जाता है, आपको पता ही नहीं है इतना। अब हम सब लोगों ने आधार कार्ड बनवा लिया। आधार कार्ड बनवा लिया, हम सबके फिंगरप्रिंट चले गए। अब चोर ने कहीं पे चोरी करी, फोरेंसिक्स वाले आए, वहां से उठाए फिंगरप्रिंट, और फिंगरप्रिंट देखे तो भाई साहब जैसे ही वहां मशीन में डाले, तो पता चल गया किसने चोरी करी है। फिंगरप्रिंट लेते ही एकदम 1 सेकंड में पकड़ लिया चोर को। कह रहा हाँ। कह रहा सर जैसे कि फिंगरप्रिंट्स भी काम आते हैं, ऐसे ही कोई भी स्टेटमेंट जो आपका डॉक्यूमेंट के चलते, एविडेंस के चलते आप कोर्ट के अंडर लेकर जाते हो। ठीक है। कह रहा सर बस इतना ध्यान रखना, जो भी आपका कनेक्शन है, जो भी आपकी चीजें हैं, वो रिलेट करती हो, कहीं ना कहीं एक कनेक्शन दिखता हो, एक रिश्ता दिखता हो प्रिंसिपल और इंसिडेंटल फैक्ट्स के बीच में। एक इंसान ने चोरी करी, वो कह रहा है मैं तो घर पे सो रहा था। आप कह रहे हो मैं वहां चोरी कैसे कर सकता हूं? मैंने कहा तो ये फिंगरप्रिंट के निशान तुम्हारे कैसे? कह रहे सर अलग अलग तरीके से एविडेंसेस निकल कर आते हैं। आपके पास अलग-अलग तरीके से एविडेंसेस हैं। मैंने कहा हाँ। कह रहा एक है सर ओरल एविडेंस। मैंने कहा ओके। कह रहा जितने भी आपके फैक्ट्स हैं वो सबके लिए कौन कहाँ पर था। जैसे आपने अगर बेटा दृश्यम 2 देखी हो, 2 तारीख को स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग में जाता है, 3 तारीख को वापस आता है। ये सारी बातें कंडक्टर प्रूव कर देता है ना? कंडक्टर कहता है मैंने देखा, सिनेमा हॉल वाला कहता है मैंने देखा, रेस्टोरेंट वाला कहता है हाँ, मेरे यहाँ पर आके इसने पाव भाजी खाई थी। ओह! ओके। यानी कि जहाँ पर सारे के सारे ओरल एविडेंसेस के लिए हम फैक्ट्स, जितनी भी बातें हैं सबको ओरल एविडेंस से प्रूव करेंगे। पर यही अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ, तो डॉक्यूमेंट 2 तरीके से होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी एविडेंस का मतलब होता है जहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट। अच्छा। कह रहा है और सेकेंडरी, जब यहाँ पर आसान शब्दों में बच्चों, जब मैं यहाँ पर बेटा ओरिजिनल कॉपी को लगा देता हूँ, उसे हम कहते हैं प्राइमरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस का मतलब होता है जहां पर अब मैंने ओरिजिनल नहीं लेकर आया, मैं उसकी फोटोकॉपी लेकर आ गया। ये क्या हुआ? सेकेंडरी एविडेंस। कॉपीज मेड और कंपेयर्ड फ्रॉम द काउंटर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब ऐसे ही हम लोग बहुत बार और भी क्या करते हैं बच्चों, कि आपके पास कोई कॉपी है, आप उसकी रेजोल्यूशन है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी दिखा देते हो। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी आप कोर्ट में दिखा सकते हो, वो भी अलाउड हैं, उनके अंदर कोई भी मना नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स तक को पेश कर सकते हो। हमने आपको कभी भी मना नहीं किया इन चीजों के लिए। कह रहा ठीक है सर। अब यहाँ पर एक्ट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, एक-एक करके चीज़ों को और समझते हैं। कह रहा सर अब कोई भी फैक्ट है तो हम उसे फैक्टम प्रोबस कहते हैं। फैक्ट का मतलब क्या होता है? भाई विजय सालगांवकर 2 तारीख को स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग में गया और 3 तारीख को वहां से वापस आया। ये तो फैक्ट है। कह रहा कोई भी स्टेट ऑफ थिंग्स, कोई भी रिलेशन ऑफ थिंग्स, जहां पर आपको किसी भी चीज को परसीव करने में, किसी भी चीज को प्रूव करने में, किसी भी चीज को दर्शाने में आपकी मदद की जाती है। मैंने कहा ठीक है। क्या सर आपके पास साथ ही साथ अगर कोई भी इंसान है जिसकी दिमागी हालत किसी तरीके से कॉन्शियस है, ओके, कह रहा सर तो हम फैक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। पर फिलहाल फैक्ट्स होते क्या हैं? 2 तारीख को स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग में गया, 3 तारीख को वापस आया। ओके, सिंपल सा फंडा है, ये होते हैं फैक्ट्स। क्या ना सर अब इसके साथ-साथ कुछ बातें निकल कर आती हैं कि कौन से फैक्ट्स ऐसे हैं बच्चों जो रेलेवेंट हैं, और कौन से ऐसे हैं जो भाई ठीक है, लॉजिकल रेलेवेंसी, लीगल रेलेवेंसी, इस बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे। बट इसके साथ-साथ छोटी-सी 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अच्छा, सर एक चीज़ और बताओगे? हाँ, इस पे एक बार थोड़ा-सा बता दो कि फिजिकल फैक्ट क्या होते हैं और साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या होते हैं? देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है, पर मेरी टेबल पे क्या हो रहा है यार?
अगर मैं आपको कहता हूँ फिजिकल फैक्ट सिंपल सा फंडा बताते हैं। विजय सालगांवकर 2 तारीख को स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग में जाता है, 3 तारीख को वापस आता है। ठीक है? फिजिकल फैक्ट्स यस, जब वो कोई भी एक चीज़ के बारे में बता रहा है, आपने कुछ देखा, कुछ सुना, गली में आवाज़ आई, आलू लाला आलू, भिंडी, गोभी, टमाटर, आवाज़ आ रही है, फैक्ट। ठीक है? साइकोलॉजिकल फैक्ट जैसे कि गाय तोंडे की दुश्मनी है सर विजय सालगांवकर के साथ। विजय सालगांवकर एक बहुत ही बढ़िया ईमानदार आदमी है, बहुत ही बढ़िया बंदा है, बहुत अच्छी रेपुटेशन है। ये सब क्या है? साइकोलॉजिकल फैक्ट। ठीक है? आसान? कह रहा सर ठीक है। इसके साथ-साथ अब एक और फंडे पर आते हैं। कह रहा सर इसके साथ-साथ एक और काम पर चलते हैं, आपको लेकर आते हैं रेलेवेंट फैक्ट का। अब बच्चों बहुत बार क्या होता है, कोई भी फैक्ट हम लोग कब कहते हैं जब वो रेलेवेंट है, जब सर वो कनेक्टेड हो दूसरे फैक्ट के साथ। हाँ, कनेक्टेड हो, यस, व्हेन इट इज कनेक्टेड विद अदर फैक्ट्स। आप क्या देखते हो? कनेक्टेड विद अदर फैक्ट्स। ठीक है सर। कह रहा सर आपके पास अगर कभी भी बच्चों डायरेक्ट एविडेंस नहीं अवेलेबल होता, बच्चे के साथ क्या होता है, बच्चे को पेपर में आंसर नहीं आता, डायरेक्ट एविडेंस नहीं अवेलेबल होता, वो आस पड़ोस का कुछ मिला के लगा देता है, राइट? ऐसे ही अगर मेरे पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं अवेलेबल है टू प्रूव अ पर्टिकुलर फैक्ट, तो हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर बच्चों सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पे जाते हैं। यानी कि उन उस वक्त पर, उस हालात पर क्या क्या हुआ, इस बात पे हम लोग ध्यान रखते हैं। भाई डायरेक्ट एविडेंस मिल गया तो बेटा सबसे अच्छी बात है, पर अगर नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं जी? कुछ नहीं कर सकते सर। भाई डायरेक्ट नहीं मिला तो सर्कमस्टांसेस के ऊपर चला जाऊंगा, वक्त पे चला जाऊंगा, हालात पे चला जाऊंगा, जज्बात पे चला जाऊंगा, और फिर देखूंगा कि क्या मैं इसे प्रूव भी कर सकता हूं या नहीं। कह रहा ठीक है सर। कह रहा सर अब एक और फंडा निकल कर आता है, आपके पास लॉजिकली कौन सी बात ठीक है और लीगली कौन सी बात ठीक। मैंने कहा ओके। कह रहा सर देखो, जहां पर अब लॉजिकल बात कौन सी होती है, मैंने कहा लॉजिकल बात वो होती है जहां पर हम सीधा लॉजिक अप्लाई करते हैं। जैसे कि फिंगरप्रिंट्स का मिल जाना, जैसे कि आपकी दुश्मनी होना, ये सब क्या है? लॉजिक। लीगल रेलेवेंसी के अंदर हम लॉ अप्लाई करते हैं। यार लॉ अप्लाई करते हैं, हाँ, जैसे होली पर रंग लगाते हैं, भाई लीगल रेलेवेंसी के अंदर लॉ लगाते हैं। लॉ इट इज मोर एक्चुअल अप्रोच, इट इज मोर एक्चुअल अप्रोच, ये ज्यादा एक्चुअल अप्रोच होती है। लॉजिक के अंदर सिर्फ एक डायग्राम बनाकर पुलिस अपनी जैसे छानबीन करती है, ठीक उस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं कि भाई ए ने नहीं मारा, बी ने नहीं मारा, तो सी ने मारा होगा, है ना? भाई यहाँ पर रू बाबा ने नहीं कुछ किया, मंजुलिका ने कुछ नहीं किया, तो जरूर लगता है विद्या बालन ने कोई गड़बड़ करी होगी। क्या सर यहाँ पर क्या हो रहा है, जहां पर पूरे ही फंडे के अंदर अब जो हम लॉजिकल चीजों की बात करते हैं, ये लॉजिकल चीजें हमेशा दे आर रिलेटेड टू एविडेंस, दे आर रिलेटेड टू एविडेंस। अब आपके पास जो लॉजिकल रेलेवेंसी है, ये पर्टिकुलरली बताता है आपको कि हम इस एविडेंस को अलाउ करेंगे या नहीं, अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, ये चीजें हम इस बारे में चेक करते हैं। कह रहा ओके, ओके। सर पहले क्या आता है बेटा, ऑब्वियस सी बात है, पहले तो हम लॉजिकल रेलेवेंसी पे चलेंगे ना, कि ये चीज क्या लॉजिक है भी या नहीं है। उसके बाद लॉ में जब आप एविडेंस लेकर आए, आपने कहा माय गॉड, माय लॉर्ड, ये रहा उस चोर का रुमाल, आप देखेंगे चोर के रुमाल को। मैंने कहा चोर का रुमाल? कह रहा हाँ। अब लॉ कह रहा है भाई ये चोर का रुमाल है, कैसे पता चला होगा? कह रहा है देखिए उसने चोरी करने से पहले यहाँ पर निशान लगाए, देखिए। मैं कहा ये ठीक है, यहाँ पर तो आप कहीं न कहीं, आपको अगर चोरी की जगह पर कुछ भी मिल जाता है, एक हैंकी मिल जाता है, तो क्या लॉजिक है कि भई वो चोर का ही है? किसी का भी हो सकता है। अब लीगल रेलेवेंस के अंदर मुझे ये बात बताई जाएगी बच्चों, कि क्या ये रुमाल, क्या ये हैंकी जो है वो पूरे तरीके से एडमिट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या हम इसे अवॉइड कर देंगे? ठीक है। लॉजिकली रेलेवेंट के अंदर जनरली एक चीज का दूसरी बात से कनेक्शन होता है। सैम का मर्डर जिस रात को हुआ, उस रात पे विजय सालगांवकर था ही नहीं, ये तो स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग में गया था। ओके, ठीक है। यानी सर लॉजिकली रेलेवेंट का मतलब होता है जब आपके एक फैक्ट का दूसरे फैक्ट के साथ कहीं ना कोई एक रिश्ता है, और ये रिश्ता क्या कहलाता है? लॉजिकल रेलेवेंसी या लीगल रेलेवेंसी, जैसे भी आपका मतलब है। मैंने कहा ठीक है। क्या सर आपके पास लीगल रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी, जैसे बच्चों हम लोग ये बात करते हैं दैट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, पर एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। ऐसी बात करते हैं ना, ऐसी बात करते हैं, है ना? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं।
कह रहा है सर आपके पास जब हम रेलेवेंस की बात करते हैं, एडमिसिबिलिटी की बात करते हैं, तो ये दोनों चीजें सबसे पहली बात अलग है। कह रहा है सर आपके पास कोई भी फैक्ट है, एवरी फैक्ट जो होता है, हो सकता है वो लीगली रेलेवेंट हो। मैंने कहा अच्छा, कह रहा है एवरी फैक्ट में बी लीगली रेलेवेंट। कह रहा है पर जरूरी नहीं है, ठीक है, आपने इसे एडमिट कर लिया। मैंने कहा ओके। कह रहा सर बच्चों के आंसर की तरह है। मैंने कहा जैसे कैसे? कह रहा अब बच्चा जब आंसर लिखता है तो उसमें बहुत सारी फालतू की चीजें लिख देता है सर। बहुत सारी फालतू की चीजें लिख देता है, बच्चे को पता ही नहीं है लिखना क्या है। मैंने कहा है? कह रहा हाँ। उसे बेचारे भोले बच्चे को पता ही नहीं है सर लिखना क्या है। ओके। कह रहा सर तो ऐसे ही जो भी एक फैक्ट है वो रिलेवेंट हो सकता है, पर ये भी हो सकता है हमने एडमिट ना करा हो। मैंने कहा क्यों सिर में दर्द कर रहे हो? कह रहा सर रेलेवेंस का मतलब क्या है और एडमिसिबिलिटी का मतलब क्या है? कह रहा रेलेवेंट का मतलब होता है जो चीज रेलेवेंट है। बच्चों अगर इंडियन एविडेंस एक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया तो पूरा चैप्टर ही रेलेवेंट है, पर लिखूंगा क्या? सिर्फ जो मुद्दे की बात पूछी है वो लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपको कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीगल रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, भाई पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट ही रेलेवेंट है, पर लिखूंगा कितना? एडमिट कितना होगा? सर एडमिट सिर्फ इतना ही टेबल मुझे लिखना है, इतना ही टेबल मेरा एडमिट होने वाला है। ठीक है? इतना ही टेबल मैं लिख कर आऊँगा वहाँ पर, ठीक है? ये ज़्यादा लॉजिकल, ज़्यादा प्रोबेबल है, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ निकल कर आता है, रेलेवेंस आपको बताती है क्या ज़रूरी है, क्या नहीं। कह रहे सर और एडमिसिबिलिटी के अंदर मेन मुद्दे की बात लिखना, अगर उसने जितना पूछा है, उतनी ही बात पेपर में लिख कर आओगे तो ठीक है, नहीं लिख कर आते, बीच में रामायण लिख के आ जाते हो अपनी किसी मर्ज़ी की। आपने कहा चलो एक गाना लिख देते हैं, सिर्फ रेलेवेंट बातें लिख कर आना। और एक बार अगर एग्जामिनर ने चेक कर दिया, आपने वहां गाना लिख दिया दिल दिया गल्ला और एग्जामिनर ने चेक कर दिया, एक बार अगर एडमिट हो गया तो रेलेवेंसी गई भाड़ में भाई, पास हो गया ना मैं। अगर मैं कोई कहता है आपको यार एक बार अगर तुम पास हो गए ना बेटा, फिर कोई कुछ नहीं पूछ सकता, फिर कोई कुछ नहीं पूछता है, तो बस एक बार एडमिट हो गए तो रेलेवेंसी गई भाड़ में। कह रहा सर जरूरी नहीं है हर एक रेलेवेंट बात को इंक्लूड किया जाए, आपके पास रेलेवेंस इज अ टाइप ऑफ एडमिसिबिलिटी। रेलेवेंस सिर्फ एक टाइप है एडमिसिबिलिटी का। ओके, ओके। कह रहा सर अच्छा अब इसके साथ-साथ कुछ और बातों पर लेकर आता हूँ। बच्चों एक बात आती है, फैक्ट्स इन इश्यू एंड इश्यू ऑफ फैक्ट। सर एक ही तो बात है। नहीं, 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 ऐसे बच्चों सेम बात नहीं होती बेटा। जैसे कोई कहता है कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ और होमवर्क कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस रहता है। ठीक है? होमवर्क कर रहा हूँ या वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, दोनों के बीच में डिफरेंस है। कह रहा फैक्ट इज़ इन इश्यू का मतलब क्या है? कह रहा सर फैक्ट इन इश्यू का मतलब होता है हमेशा से ही जो भी बात आप कर रहे हो, यानी कि एनी फैक्ट जो चाहे खुद से या बाकी फैक्ट्स के साथ में एग्जिस्ट करते हुए, ना एग्जिस्ट करते हुए। मैंने कहा ओके 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। सर आसानी से बता दो मेन मैटर, मेन सब्जेक्ट मैटर। सैम का मर्डर हुआ दृश्यम मूवी के अंदर, ठीक है? सैम का मर्डर हुआ, मेन फैक्ट मैटर, यानी कि फैक्ट इन इशू, ठीक है? जो भी अल्टीमेटली आप डिटरमाइन करना चाहते हो, यू आर गोइंग टू डिटरमाइन राइट और लायबिलिटी, जिस प्लॉट को लेकर लड़ाई हो रही है 2 भाइयों के बीच में, फैक्ट इन इशू। मुद्दे की बात क्या है? सर वो ज़मीन मुद्दे की बात है। ओके, फैक्ट इन इशू। मैंने कहा ओके। कह रहा पर सर अब जब फैक्ट की बात निकल कर आती है, जब मेन सब्जेक्ट की बात निकल कर आती है तो आस पड़ोस में बच्चों 50 और सवाल खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो ऑन कोर्ट तो हर एक बात पर कहीं ना कहीं आपके मैटर्स को लेकर आएगा। अब हम क्या कहते हैं, जितने भी ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स हैं उसे हम इश्यूज ऑफ फैक्ट कहते हैं। भाई डॉक्टर पे अगर मैं जाके बोलता हूँ डॉक्टर साहब मेरे को बुखार है देखना, तो डॉक्टर भाई साहब सिर्फ बुखार की दवाई नहीं देता, आस पड़ोस की 4 चीजें भी मुझे बताता है। क्या खाया था कल? मैंने कहा पिज़्ज़ा। कह रहा दोपहर को? मैंने कहा अरे सबवे। कह रहा अच्छा। कह रहा सुबह? मैंने कहा छोले भटूरे। कह रहा अच्छा। अब कह रहा ये सब खा रहे हो? मैंने कहा खा नहीं रहा हूँ डॉक्टर साहब, ये तो आपको जला रहा था मैं। मुझे पता है आप मना ही करोगे ये सब, तो मैंने पहले ही खा लिया एक दिन। कह रहा अच्छा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉक्टर ने मेन मुद्दे की चीज की दवाई तो दे दी, पर आस पड़ोस में ये भी बता दिया बेटा बाहर का नहीं खाना, खट्टा अचार परोठे बंद। मैंने कहा ओ ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा सर ये बातें निकल कर आती है। मैंने कहा ओके। कह रहा ये कुछ सेक्शंस लिखे हुए हैं, इनको जाने दो, जाने दो, हवा आने दो।
क्या सर एक और बात को समझते हैं? हुँ, ठीक है। अब लॉ ने कुछ और बात बोली, कह रहा सर कुछ रूल्स भी हैं हमारे लॉ ऑफ एविडेंस को लेकर। मैंने कहा ओके। कह रहा सर कुछ जगहों पर कोई भी फैक्ट्स अगर नहीं है, ठीक है? तो हम रैशनल प्रोबेटिव वैल्यू के हिसाब से ले लेते हैं। अगर फैक्ट्स नहीं है, तो हम देखेंगे क्या हिसाब लग रहा है, उस हिसाब से प्रूव कर देंगे। कह रहा सर देखो, आपके पास कभी भी कोई भी फैक्ट अगर रैशनल प्रोबेटिव वैल्यू से प्रोबेबिलिटी से अगर आप लेकर आ रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा अच्छा प्रोबेबिलिटी से ले आते हैं? कह रहा हाँ, सर प्रोबेबिलिटी से ले आते हैं। मैंने कहा ठीक है। कह रहा सर अगर फैक्ट्स नहीं है? यस, अगर आपको फैक्ट्स नहीं मिल रहे, देखो फैक्ट्स हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप क्या करोगे? रैशनल प्रोबेटिव वैल्यू से ले आओगे। मैंने कहा लो जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। कह रहा पर अब इसके साथ-साथ सर हम ना हमेशा से ही कुछ बातों को इंक्लूड करते हुए चलते हैं। मैंने कहा वो बातें क्या हैं? कह रहा है प्रिजम्पशन। सर हम मान लेते हैं, हम अज़्यूम कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? कह रहा है सर जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर फैक्ट को मान लेते हो। मैंने कहा ओके। कह रहा है सर अब देखो फॉर एग्जांपल अब बच्चों अगर मैं कहता हूँ कि 2 पेरेंट्स हैं, एक बच्चा स्कूल में जाके अपने मम्मी-पापा का नाम लिखता है, तो हम ये क्या मान लेते हैं? है ना? बोलो। कह रहा सर हम यही मान लेते हैं उनका लीगल बच्चा है यार, लीगल बच्चा है। यस, अगर 2 पेरेंट्स हैं, वो जा रहे हैं, उनके साथ में बच्चा जा रहा है, बच्चे से पूछा कह रहा है आपके मम्मी-पापा कौन है? कह रहे ये दोनों है, तो हम मान लेते हैं लीगल पेरेंट्स हैं। कह रहा है हाँ, हाँ। तो बस जहाँ पर हम पूरे तरीके से एक प्रोबेबल रीज़निंग उठाकर ले आते हैं और पूरे तरीके से ट्रिब्यूनल को सैटिस्फाई भी कर देते हैं। क्या सर प्रिज़म्पशन दोनों तरीके से होती है, प्रिज़म्पशन फैक्ट्स की भी होती है और प्रिजम्पशन लॉ की भी होती है। सर फैक्ट की प्रिजम्पशन की एक और बात करूँ? मैंने कहा क्या? अब देखो फैक्ट की प्रिजम्पशन एक और भी होती है। हम लोग खुद भी फैक्ट की प्रिजम्पशन ले लेते हैं। एक लड़का फ़ोन पे बात करता हुआ जा रहा है ऐसे आराम से स्लो और हँसता हुआ जा रहा है। अच्छा तुमने खाना खा लिया? कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, पर वो दूर से हँसता हुआ जा रहा है। पड़ोस वाली आंटी देख के चक पता लगा लेंगी इसका भी कहीं चक्कर चल रहा है मित्रों, इसका भी कहीं तो कुछ तो चल रहा है। कुछ तो इसका पक रहा है। ओके। अब यहाँ पर फैक्ट दोनों तरीके से प्रिजम्पशन दोनों तरीके से ही देखने को हमारे पास मिलती है। कह रहा सर अच्छा अब एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे बहुत सिंपल सी। कह रहा सर जो भी आपके फैक्ट्स हैं उसके बाद रैशनल प्रोबेटिव वैल्यू आप लेकर आ गए इनको एविडेंस बना लेना। और तब तक ये रहेंगे अनटिल अनलेस जब तक आपके पास कोई पैरामाउंट इंपॉर्टेंस वाली चीज़ें लेकर ना आ जाएँ। यहाँ पर सीधा-सीधा दे विल बी इंक्लूडेड एज़ एन एविडेंस। कह रहा ठीक है सर, फिलहाल आगे चलते हैं, मुद्दे की बात पर आते हैं। कह रहा सर अब बहुत बार ना हमें कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनको प्रूव करना होता है। मैंने कहा वो क्या? कह रहा सर देखो आपके पास रेस जेस्चे बोल दूँ और फैक्ट्स जिस जहाँ पर इश्यू में नहीं है, पर दे आर कनेक्टेड। दे आर किसी तरीके से वो कनेक्टेड है टू फैक्ट्स इन इश्यू सेम ट्रांज़ैक्शन के अंदर कहीं न कहीं वो आपके पास रिलेट करते हैं। भई मेन मैटर तो नहीं है, पर कहीं न कहीं रिलेट कर रहे हैं बीच में। मैंने कहा ठीक है। कह रहे सर तो जितने भी एक्ट हैं, जितनी भी डिक्लेरेशंस हैं, जो सारी की सारी ट्रांज़ैक्शंस को कहीं न कहीं आपस में अकम्पनी कर रही हैं। दे विल बी ट्रीटेड एज़ पार्ट ऑफ रेस जेस्चे। मैंने कहा अच्छा, सर इसी बात पे एक बात बताओगे? एक बात को क्या बताऊँ? है ना? कह रहा सर अच्छा, एक और चीज़ पे आ जाते हैं। अब आप देखते हो कि सड़क पे कोई एक मर्डर हो गया। वो मर्डर जब हुआ, तो उससे पहले मैं कहता हूँ चलो 2 लोगों की लड़ाई हो गई। राजू और श्याम, ठीक है? राजू और श्याम, जिसके चलते राजू ने श्याम का मर्डर कर दिया। अब ये मर्डर का जो सिनेरियो निकल कर आया बच्चों, राजू ने श्याम को डंडे से मारा उसके सिर पे और वो मर गया। भाई क्यों मार दिया डंडे से? कोई तो बात हुई होगी, कोई तो लॉजिक हुआ होगा, कोई तो वजह रही होगी। कह रहा हाँ, कह रहा सर पीछे का कोई तो मोटिव रहा होगा। मैंने कहा हाँ, मोटिव नहीं कह सकते, चलो मैं कहता हूँ मोटिव हटाओ, मोटिव तो अगला पॉइंट है। पर मैं कहूँगा यहाँ पर खड़े हुए बहुत सारे लोग होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? आई विटनेस चश्मदीद गवाह, चश्मदीद गवाह। कह रहा सर ये चश्मदीद गवाह ये ज़रूर बताएँगे कि ऐसी क्या बात हो गई जी दोनों के बीच में? ऐसी क्या बात हो गई? ऐसे क्या एक्ट हो गए? ऐसे क्या डिक्लेरेशन हो गया कि भाई साहब पार्किंग को लेकर लड़ाई हो गई थी? ओह! पार्किंग को लेकर, हाँ, कल मेरी भी होती थी एक जगह। कौन? बच गए? कौन? वो? नहीं मैं, क्योंकि वो बंदे बहुत थे गाड़ी में। मैं तो चुपचाप बैक कर ली, है ना?
तुम्हें क्या लगा? मैं कह रहा हूँ मैं लड़ा या पीट आया? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं होता। एनीवेज़, अब सर बहुत बार क्या होता है जहाँ पर आपके पास कोई अपॉर्च्युनिटी या स्टेट ऑफ थिंग्स को मैं देखता हूँ। अपॉर्च्युनिटी ऑफ स्टेट ऑफ थिंग्स, यस, यानी कि आस-पड़ोस की सिचुएशन कैसी थी मैं इस बात पे नोटिस करूँगा। सिचुएशन कैसी थी, वो ओकेज़न कैसा था और वहाँ पर ऐसी क्या बात हुई, ऐसी क्या वजह निकल कर आ गई सर ये काम हो गया। ठीक है। कह रहा सर अच्छा अब एक और चीज़, जैसे आपने देखा कि पुलिस बहुत बार क्या करती है बच्चों, एक जगह पर जो क्राइम सीन होता है सीआईडी वाले उसके आस-पड़ोस में लाल पट्टा बाँध देते हैं। देखा है? हाँ, क्यों? वो पूरी जगह की जाँच-पड़ताल करते हैं जहाँ पे मर्डर होता है। यस! इसे कहते हैं फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द ओकेजन, इफेक्ट, अपॉर्च्युनिटी और स्टेट ऑफ थिंग्स। कह रहा बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। ठीक है? एक बंदे ने दूसरे बंदे को दवाई देके मार दिया। कैसे? उसे पता था ये दवाई से इसे एलर्जी है। ओकेजन, सिचुएशन। क्या सर इसके साथ-साथ अगला फंडा आता है एक और चीज़, मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस ऑफ द सब्सीक्वेंट कंडक्ट। अगर आप बच्चों ने धूम 3 देखी है जिसके अंदर आमिर खान क्या करता है बैंक लूटता है। आमिर खान ने जाके बैंक लूट लिया और बैंक लूटने के बाद वो वहां लिख कर आता है बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी। धूम 3 या 2 है जो भी है आप लोग जानते होंगे ज्यादा। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा वो आंटी भी आती थी बड़े साल पहले कहती मेरे करण अर्जुन आएंगे। मेरा करण अर्जुन आएंगे। अरे क्या करने आएंगे तुम्हारे करण अर्जुन? कह रहे धरती का सीना चीर के आएंगे ठाकुर से बदला लेने के लिए आएंगे। ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कोई भी एक फैक्ट जो शो कर रहा है एक मोटिव प्रिपरेशन ऑफ फैक्ट इन इशू। कह रहा सर जहां पर मोटिव का मतलब क्या है? मैंने कहा सर मोटिव का मतलब बड़ा सिंपल सा है आपके इरादे। आपके इरादे सर मोटिव के चलते ही एक इंसान आगे मूव करता है। इंटेंशन से अलग होता है मोटिव। ओके इंटेंशन से अलग होता है। यस। कह रहे सर एक और बात को ध्यान में रखना जब भी आपके पास सबसे पहला स्टेप जो इन्वेस्टिगेशन का होता है मोटिव बच्चों हमेशा से ही एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। साइकोलॉजिकल फैक्ट है यस एक साइकोलॉजिकल फैक्ट माना जाता है और जिसके चलते हम लोग सामने वाले कहते हैं कि भाई ठीक है कह रहे सर आपने अगर कोई भी एक काम किया। अब देखो बेटा कोई भी इंसान अगर क्राइम करने के लिए जाता है तो उसकी तैयारी करके जाता है ना। आमिर खान ने अगर बैंक लूटा होगा तो तैयारी करी होगी ना पहले। आप भी पेपर देने जा रहे हो तैयारी कर रहे हो ना कह रहे ठीक इसी तरीके से यहाँ भी बच्चों एक तैयारी की जाती है बेटा। कह रहा ओके। कह रहा सर जहां पर कोई भी फैक्ट्स नेसेसरी हैं टू इंट्रोड्यूस द रिलेवेंट फैक्ट्स। मैंने कहा ओके। कह रहा सर निपटा दिया। हाँ निपटा दिया। कह रहा सर अच्छा अब एक और बात पे ध्यान देते हैं है ना। कह रहा सर अब आप बहुत बार क्या देखते हो कि एक बंदे ने दूसरे बंदे की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी। यहाँ पर फैक्ट्स क्या हैं जो नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं एक फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, जो कहीं न कहीं सपोर्ट करते हैं या फिर जो भी फैक्ट इन इश्यू या रिलेवेंट फैक्ट निकल कर आ रहा है, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। पार्टीज़ का रिलेशन कहीं न कहीं आपको दिखा रहे हैं। एक इंसान जो भी आपका काम कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी के बारे में कहीं न कहीं आपको बता रहे हैं। सर फॉर एग्ज़ाम्पल आओ ये भी एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। बहुत बार क्या होता है बच्चों जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं थोड़ी सी फेंक रहा हूं लपेट लेना। अब जैसे यहां पर क्या होता है रेलेवेंट फैक्ट्स या रेलेवेंट फैक्ट्स का मतलब क्या है जहां पर जितनी भी चीजें निकल कर आ रही हैं अब वो आपके लिए रेलेवेंट है। मेरे को भाई गुलगुले कंपनी को आप सब लोग जानते हो गूगल ठीक है गुलगुले कंपनी मेरे को कहती है सर क्या बात है आप हमारे यहाँ आ जाओ पढ़ाने। मैंने कहा कितने पैसे दोगे पीडब्ल्यू से तो मेरे को 150 रुपया मिलता है महीने का पीडब्ल्यू से। कह रहा सर इसका 100 गुना कर लो। मैं कहा 15,000 रुपए। कह रहा 15,000 रुपए देंगे हम आपको एक महीने के। ओके। कह रहा 15,000 रुपए महीना देंगे 100 गुना पैसे बढ़ा दिए बेटा 100 गुना पैसे बढ़ा दिए। अब मैं गुलगुले कंपनी पे चला गया जब मैं गुलगुले कंपनी पे जाऊंगा तो पीडब्ल्यू बोलेगा क्यों जा रहे हैं। मैं कहा भाई 100 गुना ज्यादा पैसे दे रहा है तो फैक्शन इशू कि भाई मैं तुम्हें छोड़कर मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे मैं जा रहा हूं क्योंकि मेरे को बेटर ऑफर मिल गया। दूसरा अब एक बंदे को पुलिस पकड़ने के लिए उसके घर पे पहुंचती है तो पुलिस क्या देखती है वो भाई साहब अपने घर से ही फरार है। ओ रेलेवेंट फैक्ट है। हाँ हाँ कहाँ गया जी कुछ नहीं पता जी कहाँ गया कब आएगा पता नहीं जी पहले तो ऐसे नहीं जाता पर पता चल गया उसको पुलिस आने वाली है वो घर से फरार हो गया। ओके। एक इंसान ने दूसरे इंसान के बारे में कुछ उल्टा सीधा छाप दिया तो बाद में जाके पता चला कि दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। अगर कभी भी किसी भी इंसान ने किसी के सोशल मीडिया पर जाके उल्टा सीधा लिख दिया तो समझ लेना गए गए गए। भाई साहब बहुत तगड़ा पंगा पड़ जाता है।
एनीवेज, क्या सर जहां पर कोई भी चीजें अब स्टेटमेंट अबाउट द फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड, क्या सर सबसे पहला फंडा जो निकल कर आता है दैट इज एडमिशन एंड कन्फेशन। बहुत बार बच्चों पेपर में भी आया है बेटा, और लोग बच्चे जो हैं जी भर के इसके अंदर इतने कंफ्यूज होते हैं, इतने कंफ्यूज होते हैं, इतने कंफ्यूज तो वो कभी ट्रिग्नोमेट्री में नहीं हुए, आज कंफ्यूजन पार करते हैं। आपके बाद कंफ्यूजन पार हो गए मित्रों, और आपको कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं रहने वाली है। चलिए ओए, एक मिनट, चलो। क्या सर यहाँ पर अब एडमिशन या कन्फेशन की मैं बात करता हूँ, क्या सर कभी भी आपने देखा किसी भी केस के अंदर कोई भी स्टेटमेंट, कोई एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है जो कोई भी फैक्ट के बारे में बताता है? मैंने कहा हाँ। कह रहा सर एडमिशन की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो कह रहा सर एडमिशन आपको वर्बल या तो फिर डॉक्यूमेंट्स दोनों में ही देखने को मिलता है। ओके। कह रहा आपके पास एडमिशन लेकर कोई पार्टी आ सकती है, केस की कोई पार्टी आ जाएगी, कोई एजेंट आ जाएगा, कोई ऐसा इंटरेस्ट, कोई ऐसा बंदा जिसका पार्टी में इंटरेस्ट है जैसे कि उनका एजेंट, जिसका पार्टी में इंटरेस्ट है उनसे पैसे लेने वाला कोई क्रेडिटर, डेटर, ये सब लोग भी आ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। क्या सर अब एक और चीज ध्यान रखना, अगर एडमिशन आपको देने के लिए सर आपने कहा पेक्यूनरी इंटरेस्ट भी हो सकता है, हाँ, ये तो सरकार भी आ सकती है। कैसे? बेटा सरकार ने भी तो हमसे पैसे लेने होते हैं इनकम टैक्स के, जीएसटी के। ओके, ठीक है। क्या सर अब यहां पर इतना ध्यान रखना, अगर सरकार ने कभी भी आकर किसी चीज को एडमिट कर दिया तो इट विल बी नॉन कंक्लूसिव, इससे फैसला नहीं निकल आएगा। मैंने कहा ठीक है। कह रहा पर सर अब कुछ और बातों को हम लेकर आते हैं। आपको पता है बच्चों, अगर किसी भी इंसान पर केस किया जाता है तो उसे समन जाएगा, अब उस इंसान को अपनी रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करना होगा। मान लेते हैं कि मैंने छोटा भीम पर केस कर दिया, मैंने कहा छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम भीम भीम, मैं छोटा भीम, मैं तो तुम पे केस करूंगा। ओके। अब केस करने के लिए मैं अपने यहां से यानी कि दिव्य मिगलानी अपने यहां से कोर्ट के अंदर एक प्लेंट फाइल करते हैं कि छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम भीम, मैं कहा छोटा भीम इतने साल से तू छोटा ही है, बड़ा तो नहीं हो रहा है। तो कह रहा सर सबसे पहली बात तो हमने कभी भी एडमिशन जो आप करते हो इन अ पार्टी, इन अ प्लीडिंग और नॉर्मल एडमिशन में हमने कोई भी फर्क नहीं बताया। मैंने कहा ठीक है। कह रहा अब आप अपने इस प्लेंट के अंदर जो जो बातें बोलोगे, जो जो स्टेटमेंट्स आप लिखोगे, दे आर ऑलरेडी एडमिसिबल एज एविडेंस, एडमिसिबल एज एविडेंस में कहिए, दे आर एडमिसिबल एज एविडेंस। ओके, ओके, ओके। क्या सर अब बहुत बार अगर कोई भी इंसान, ठीक है, कोई भी इंसान बेटा एडमिशन करता है, जैसे आपने देखा विजय सालगांवकर को बिठा लिया गया। आप देखते हो ना कि भाई साहब कोई बंदा क्या कर रहा है, अपने बारे में स्टेटमेंट, ठीक है? तो आपके पास जो भी एडमिशंस निकल कर आते हैं, वो मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज़ में सेल्फ हार्मिंग होते हैं। बिकॉज़ कोई भी इंसान कभी भी ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं देगा, जिससे उसे खुद को हार्म होने वाला हो। आप देखते हो दया ज़ोर से झापड़ मारता है एकदम खींच के, और सामने वाला तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है, मैंने ही मारा है। मैंने कहा ये दया के झापड़ मारने का क्यों इंतज़ार कर रहा है यार? जैसे ही वो थप्पड़ मारेगा, ये सब कुछ तोते की तरह बोलना शुरू कर देगा। ओके। कह रहा पर सर हमारे पास एडमिशंस ओरल भी होते हैं, एडमिशंस हमारे पास रिटर्न भी होते हैं। तो पर सर फिर कन्फेशन क्या होता है? कन्फेशन भी बच्चों दे आर स्पेशल फॉर्म ऑफ एडमिशंस। कह रहा ओके, ओके। एवरी कन्फेशन इज एडमिशन। हर एक कन्फेशन एक तरीके का एडमिशन होता ही होता है। बस एक चीज का ध्यान रखना, बट एवरी एडमिशन मे नॉट बी अ कन्फेशन। मैंने कहा ओके, ओके। कह रहा अब बहुत बार सामने वाले बंदे को हम कन्फेस करने के लिए कह देते हैं। अब आपके पास जो कन्फेशन है वो कब कब होता है? कह रहा सर जब दया ने थप्पड़ मारा सामने वाले को, देख क्या कैसे मारा, और वो सच एकदम बोलने लग गया, तो पुलिस ऑफिसर को दी हुई सारी की सारी स्टेटमेंट्स कन्फेशन में आती हैं। मैं कहा अच्छा, पुलिस को जैसे ही थप्पड़ मार देके उसने, और पुलिस को पता चल गया। हाँ, कह रहा सर अब जो भी एक इंसान किसी भी तरीके से जिनके पास अथॉरिटी है, वो सामने वाले को डराते हैं, धमकाते हैं कि तुम तो जेल जाओगे, अब तुम्हें 50 साल की कैद है बामुशक्कत की, जेल में तू सड़ेगा, तेरे को पीटेंगे, ये वो डराते धमकाते हैं। कह रहा सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
कह रहा सर आपने उसे सामने वाले को डराया भाई और उसके बाद उस बंदे ने पूरे तरीके से आपके सामने सब कुछ बोल दिया। अगर तुमने सब कुछ सच-सच बोल दिया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। अगर सच-सच नहीं बोला तो उसके बाद हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। डराया, धमकाया, सामने वाला फटाफट बोल पड़ा। ओके, कह रहा सर पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में जहां पर मजिस्ट्रेट प्रेसिडेंट नहीं है, तो भी सामने वाला बंदा कन्फेस कर सकता है। मैंने कहा ओके, ठीक है। कह रहा सर अब एक और चीज का ध्यान रखना, कन्फेशन कोई भी बंदा अगर दे रहा है तो वो कन्फेस खुद कर रहा होता है, ठीक है। और कन्फेशन इन 3 लोगों के सामने ही देखने को मिलेगा, इनके अलावा कहीं और नहीं। ठीक है। क्या सर जितने भी कन्फेशन है वो सारे के सारे एडमिशन होते हैं? मैंने कहा बिल्कुल। पाकला नारायण नारायण स्वामी, जय हो आपकी। कह रहे सर इसके साथ-साथ वर्सेस एम्परर में ये केस निकल कर आया। बहुत ही नया केस है बच्चों, ज़्यादा नहीं 5 साल बाद तुमने पढ़ा होता तो 100 साल का हो गया होता ये केस। कन्फेशन जितने भी कन्फेशन है वो एडमिशन होते हैं। मैंने कहा ठीक है। क्या सर जितनी भी चीजें एक ऑफेंस से रिलेट करती हुई आ रही हैं वो सारी की सारी क्या हैं, वो सारी की सारी एक कन्फेशन में आती हैं। ऑल द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। कह रहा ओके, ओके। कह रहा सर अच्छा अब एक चीज का ध्यान रखना। कह रहा जहां पर भी कन्फेशन आया और कन्फेशन किसी को दबाकर, किसी को जोर जबाव से जबरदस्ती करके अगर आपने कन्फेशन लिया वो कन्फेशन नहीं है। अगर उसने कन्फेस किया है वो अपनी मर्जी से करेगा। अगर आपने उस पे दबाव डाला, सर पहले कुछ और बताया था, बदल गया ना, बाद वाली बात को सुनते हैं, बाद वाली बात को सुनते हैं। अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का दबाव डाला गया है, तो वो कन्फेशन ठीक नहीं है। कह रहा सर यहाँ पर ये 6 फैक्ट एस्टैब्लिश होंगे, तो मैं मानूंगा कि आपने कन्फेशन किया है। बच्चों ये 6 बातें अगर प्रूव होंगी, तो ही एक वैलिड कन्फेशन है, वरना नहीं है। कह रहा सर स्टेटमेंट इन क्वेश्चन कन्फेशन है। ठीक है, जो मेन मुद्दे की बात है उसके ऊपर कन्फेशन हो रही है, हम ये बातें नहीं कर रहे गंगाधर शक्तिमान है, मेलोडी इतनी चौकड़ी क्यों है, फालतू की बातें नहीं सर। कन्फेशन उसने किया है जिसके ऊपर इल्जाम लगा है, ठीक है। कह रहा उस बंदे को हमने अथॉरिटी में रखा हुआ है, हमारे पास ये नहीं इल्लीगल तरीके से कोई उठाकर ले गया उससे कन्फेस करा लिया, नहीं, प्रॉपर अथॉरिटी से आपने रखा हुआ है। कह रहा सर अब आपके पास कन्फेशन अगर आपने लिया है तो वो कन्फेशन को हमने भाई साहब सामने वाले बंदे पे कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं लगाई। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। कह रहा सर अगर आपने चलो ठीक है, अगर आपने कभी ऐसा किया भी, चलो आपने जोर जबरदस्ती कर भी ली, पर वो जोर जबरदस्ती पहले तो करना मत, सामने वाला अपनी मर्जी से आपको सारी की सारी बातें बताएगा, आप कोई जोर जबरदस्ती करोगे नहीं। ओके, कह रहा बट अगर आपने जोर जबरदस्ती करी भी है तो आपके सामने कोर्ट के लिए वो एक सफिशिएंट ग्राउंड्स होने चाहिए। ओके, सफिशिएंट ग्राउंड्स होने चाहिए। कह रहा सर फालतू की बातें बहुत सारी, पर मुद्दे की बात। कह रहा सर आपके पास एक सिंपल सा फंडा समझो। सर जोर जबरदस्ती कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हो, पर जोर जबरदस्ती करेगा कौन? सबसे पहली बात कौन करेगा? बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल चुलबुल पांडे ने जोर जबरदस्ती करी, किसके साथ करी? एक्यूज्ड पर्सन के साथ। इसने जोर जबरदस्ती करी, एक्यूज्ड पर्सन के साथ जोर जबरदस्ती करी, ठीक है। और दूसरी बात कोर्ट को भी लगता है यार जोर जबरदस्ती करना कहीं ना कहीं सफिशिएंट था। अगर ये बातें प्रूव होती हैं तो वो कन्फेशन वैलिड है, वरना वो कन्फेशन वैलिड नहीं है। केस स्टडी का बच्चों 6 पॉइंट्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर कन्फेशन। कन्फेशन की अगर मैं कभी बात करूं, कन्फेशन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में देखने को मिलता है, एडमिशन दोनों में। कन्फेशन हमेशा से वॉलंटरी होगा, ठीक है। कन्फेशन सिर्फ और सिर्फ एक्यूज जिस पे इल्जाम लगाया है, जो इंसान गिल्टी है वही करेगा और लीगल सिटिंग में करेगा। पर एडमिशन जो है वो वॉलंटरी हो जरूरी नहीं है। एडमिशन कोई भी आप कर सकते हो, आपका सर्वेंट, आपका एजेंट, कोई भी इंसान जिसका आपके साथ इंटरेस्ट है आपके बारे में आके गवाही दे जाएगा। गवाही देना ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। और ये खुद खुद एडमिट करना, जब आप खुद एक बात को एडमिट कर रहे हो तो वो कन्फेशन होता है। कह रहे सर अब गवाही तो कोई भी बंदा कहीं पर भी कैसे भी दे सकता है, पर ये काम सिर्फ और सिर्फ पुलिस के सामने रिकॉर्डिंग होते हुए आपको कन्फेस किया जाएगा। ओके, राइटिंग में होता है, रिकॉर्डेड होता है, ये ओरल रिटन होता है। कह रहे सर इसके 2 पार्ट्स होते हैं, जुडिशियल, नॉन जुडिशियल, पर उधर एडमिशन में ऐसी कोई भी और बाइफरकेशंस देखने को नहीं मिलती। मैं कहा ओके,
सिंपल सा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं बच्चे तो बेचारे छोटे-छोटे से बच्चे हैं और परेशान हो जाते है ना? परेशान हो जाते हैं। यस, सर ये इतनी बड़ी किताब किसकी है? तुम्हारी जेआईजीएल की बुक है। अब तो धीरे-धीरे, हौले-हौले, बढ़ते-बढ़ते और बड़ी होती जा रही है। हाँ। सर अच्छा 1 मिनट एक बात बताओगे? हाँ बेटा पूछो। कि सर ये जुडिशियल और नॉन जुडिशियल में क्या फ़र्क है? बच्चों देखो अगर मैं जुडिशियल नॉन जुडिशियल की बात करता हूँ, तो फंडा बड़ा सिंपल सा है। जुडिशियल के अंदर आपके पास सुन लो सिर्फ सुन लो, लिखना मत। जुडिशियल और नॉन जुडिशियल में क्या फ़र्क है? जुडिशियल वाले के अंदर फंडा बड़ा सिंपल सा है, ये कोर्ट को दी जाती है, इट इज़ रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट। ठीक है? एक्स्ट्रा जुडिशियल के अंदर जब आप कहते हो कि विटनेस बुलाओ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाओ, किसी भी अथॉरिटी को आप दे सकते हो अदर देन जज। एग्जांपल पुलिस को अगर दे रहे हो, तो वो चीज़ें नॉन जुडिशियल में आ रही हैं। ओके, ठीक है। मेरा सर ठीक ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा सर अब बहुत बार लोग क्या करते हैं कन्फेस कर देते हैं। जैसे एक बंदा घर पे जाता है और घर पे जाके एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एक बंदे ने अपने विटनेस के सामने या अपने एक बहुत ही खास रिश्तेदार, पक्के दोस्त के सामने जाकर कन्फेस कर दिया। कोर्ट ने कहा यार तुमने इसके सामने जाकर कन्फेस कर दिया, तुम पुलिस के सामने कह रहे सर पुलिस के सामने आने से डर लगता था, पुलिस मारेगी। कह रहा पुलिस मारेगी अभी कौन सा तेरे को छोड़ देगी क्राइम करने पे, हम कौन सा टॉफी खिलाते हैं? मैंने कहा ओके। क्या सर आपके पास अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी इंसान ने कन्फेशन किया और अपने दोस्त को कर दिया और इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है? मैंने कहा ओके, ठीक है। कह रहा सर हम इसके लिए बहुत ज्यादा चीजों पे माइनर माइनर छोटी मोटी जो कहीं ना कहीं एरर रह जाते हैं उन पे ध्यान नहीं। ठीक है। कह रहा सर यहां पर ऐसा ही हुआ कि आर कुप्पू स्वामी वर्सेस द स्टेट इटसेल्फ। स्टेट कौन सी ये भी नहीं बताया, 2013 का केस था, फिर भी स्टेट नहीं बताया। कह रहा सर कह रहा एक्यूज ने मर्डर किया और मर्डर करने के बाद पंचायत बोर्ड के पास चला गया। वहां पर जाके उसने कन्फेस कर दिया कि जी मैंने अपने पड़ोसी का मर्डर किया है। ओह! कोर्ट ने कहा कह रहा सर कोई बात नहीं, कोर्ट कह रहा तूने कन्फेस तो करा, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है और हम इसी के चलते क्योंकि तूने कन्फेशन कर दिया, तो पर्सन के ऊपर पूरे तरीके से एलिगेशन भी हैं, फैक्ट्स भी अवेलेबल हैं और हम अब डिटरमाइन कर लेंगे। कह रहा ठीक है, अब हम डिटरमाइन कर लेंगे कि भाई ये बंदा गिल्टी है या नहीं। सर कन्फेस कर दिया तो भी कोर्ट केस तो चलता ही है। हाँ बेटा, कोर्ट केस तो चलेगा ही ना। एक बंदे ने अगर सिर्फ बोल दिया, मैं उसके कहने से मान थोड़ी लूँगा, एविडेंस तो मुझे तो भी चाहिए होंगे। अगर कोई भी आके कुछ भी बोल देगा कोर्ट के अंदर तो हम मान थोड़ी लेंगे। कोर्ट तो एविडेंस का भूखा है। कोर्ट को भूख लगी है तो एविडेंस की लगी है। कह रहा ठीक है। कह रहा सर अब ध्यान रखना। कह रहा सर ऐसे कुछ बंदे हैं जिनको स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, जिनको हम विटनेस की तौर पे बुला ही नहीं सकते। मैंने कहा ओके, ठीक है। क्या सर मतलब देखो सर आपकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कोई भी इंसान कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए आता है बच्चों, तो अब इन लोगों को तो नहीं बुलाया जा सकता। मैंने कहा नहीं बुलाया जा सकता। कहता है नहीं, कहता नहीं बुलाया जा सकता। मैंने कहा यार 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, कहना क्या चाहते हो यार? देखो, पहली बात तो कोई भी इंसान अगर आकर स्टेटमेंट देता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैंने कहा विटनेस कहते हैं। विटनेस आकर किसी भी तरीके की स्टेटमेंट आपको देता है। कह रहा ठीक है सर, ओके। कह रहा सर अच्छा एक और बात को समझे? मैंने कहा हाँ। कह रहा अगर कोई भी बात रेलेवेंट है ये कैसे पता चलेगा? अगर आपने कोई भी चीजें कोई आप कोई फंडा कह रहे हो कि ये सारी बातें क्या हैं रेलेवेंट हैं तो कैसे पता चलता है रेलेवेंट है? मैंने कहा पता चल जाता है। रेलेवेंट तब है जब वो मेन मुद्दे की बात से रिलेट करती है। आप एक सेक्शन लिख रहे हो, ठीक है? मैं कोई बात पढ़ा रहा हूँ, बीच में कोई फालतू के एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, रेलेवेंट बात है। सेक्शन बता रहा हूँ, रेलेवेंट बात है। रूल बता रहा हूँ, रेलेवेंट बात है। यहाँ पर बेटा मैं अपने बचपन के किस्से सुनाने लग जाऊँगा तो वो क्या है? इर्रेलेवेंट। कह रहा सर रेलेवेंट कब होता है? जब वो फैक्ट से रिलेट कर रहा हो या इनमें से एक कैटेगरी में आता हो। अब ये कैटेगरी में क्या है? देखते हैं। कह रहा सर जब जहाँ पर अब मैं आपको कहूँ कि एक बंदा है, मैंने कहा ठीक है। एक बंदे की मौत हो रही है, ठीक है? या जो भी हालात के चलते जब वो मरते-मरते जैसे वो मरते-मरते कहता है, मैंने एक बड़े डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ रुपए छुपा कर रखे हैं। तो लॉ कह रहा है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बंदे की अगर किसी वजह से मौत हो रही है और उसके आस-पड़ोस के जो हालात हैं, उसको जब हम कंसिडर करेंगे, वो मरते टाइम तो सच बोल ही जाएगा। कह रहा सर ओके, ठीक है। कह रहा सर अब सर मर गया तो फिर कैसे पता चलेगा? उसका लीगल हायरार्की केस करेगा ना। कह रहा है बिज़नेस के अंदर जो बातें होती हैं कहीं न कहीं हम मानते हैं वो रेलेवेंट है, ठीक है।
जो मेकर है, जिसने कोई भी काम किया है, उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट अगर आ जाती है, फिर से वो रेलेवेंट है। कह रहा सर जहां पर आप कोई पब्लिक राइट को लेकर ओपिनियन दे रहे हो। मैंने कहा अच्छा पब्लिक राइट को लेकर। मैंने कहा हाँ, जैसे लोग हम बात नहीं करते कि यार स्टेटमेंट ऑफ सरपंच जो है ना, कि रोड जो है वो जैसे सरकारी प्रॉपर्टी है। कह रहा ओके, रेलेवेंट बातें कहीं ना कहीं निकल कर आ रही हैं। कह रहा एक और बात कि जो भी स्टेटमेंट आपने क्या करी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कंट्रोवर्सी, कोई दो बंदों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट होने से पहले इनका रिश्ता कैसा था, इस बारे में बात करना कहीं ना कहीं रेलेवेंट है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा अब यहां पर क्या हो रहा है, सेटलमेंट हो रही है, कोई स्पेशल टर्म्स की बात हो रही है, अलाइव और डेड की बात हो रही है। मैं कहा ओके। कह रहा सर इसके साथ ही साथ सेम पॉइंट रिपीट होता है बट थोड़ा सा अलग है। बिफोर द कमेंसमेंट बट कोई विल या डीड या फैमिली अफेयर्स की बात हो रही है, कि जब ये पंगा पड़ गया, पंगा पड़ने से जो पहले वाली बातें हैं वो। मैंने कहा कोई बात नहीं। कह रहा सर इसके साथ ही साथ जब भी कोई एक वसीयत बनाई जाती है, डीड बनाई जाती है, डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, ओके, कोई एक बंदा जब अपनी स्टेटमेंट देता है, अपने इमोशंस बताता है कि सर ऐसे बंटवारा हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये ऐसा हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कह रहा ओके। कह रहा सर एविडेंस जो भी आप अपनी जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर देते हो। कह रहा सर बट फिर से यार तुम लोग सिंपल सिंपल बात बता देता हूं, बच्चों को छोड़ो। जो एक चीज का ध्यान रखना, इसके अंदर एक और बात, बहुत छोटा सा क्वेश्चन बना हुआ है कि आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको विटनेस के लिए कभी नहीं बुलाया जा सकता। जैसे ऐसे लोग जो गायब हो गए हैं, जिनको आप बहुत बहुत खर्चा करने के बाद भी नहीं ढूंढ रहे पा रहे हो। जैसे इंडियन लॉ के हिसाब से अगर कोई इंसान 7 साल तक आपको नहीं मिलता, तो हम मान लेते हैं कि ही इज डेड। अकॉर्डिंगली अगर कोई इंसान जो उसकी डेथ हो गई है, तो अगेन वो बंदा पूरे तरीके से हम उसे नहीं ढूंढ सकते सर, इट ही इज टोटली गायब। कह रहा अपार्ट फ्रॉम दैट रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स के अंदर दो पॉइंट आ रहे हैं। पहला, जो सच में रेलेवेंट हो, या तो फिर वो इनमें से किसी एक कैटेगरी में आ रहा हो। कह रहा सर किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर, किसी कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर दिया हुआ कोई भी एविडेंस अगर निकल कर आता है, प्रोवाइडेड चाहे वो सेम पार्टीज के बीच में हो या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में हो। कह रहा ओके, पहले वाला कोई मैटर था, पहले आपने कभी प्रोड्यूस करा था, वहां पर आपके सेम पार्टीज का कोई केस हुआ था, आपने कहा सर पहले भी इसने ऐसा झूठा केस किया था मेरे पे, पहले भी झूठा केस किया था, ये हार गया था, अब ये दोबारा झूठा केस कर रहा है। तो ऐसी बातों को भी, जो आपका ऑलरेडी पुराना केस, ठीक है, पुराना केस कहीं ना कहीं निकल कर आ जाता है, उसके अंदर जो भी एविडेंसेस आपके सामने निकल कर आए थे, उन एविडेंसेस को क्रॉस एग्जामिन करने का एक मौका आपको दिया जाएगा, जो पुरानी प्रोसीडिंग्स को कहीं न कहीं रेफर कर रहा है। ओके। अब ना बहुत बार आप ऐसा भी देखोगे कि हम ना कोर्ट क्या करता है एविडेंस के लिए ना, पब्लिक अथॉरिटीज़ या सरकारी अथॉरिटीज़ जो हैं उनको प्ले में ले आता है। अब बहुत बार हमने ऐसा भी देखा है कि किसी एक पर्टिकुलर बिज़नेस के अंदर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स को निकाल दिया गया कि चलो ठीक है, तुमने पैसे देने हैं ना, लाओ देख लेते हैं इस ऑर्गेनाइज़ेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कहते हैं। इसके अलावा अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसके पब्लिक या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को चेक करवा लेते हैं, जैसे कि आरओसी का रजिस्टर, चार्जेस का रजिस्टर, ये वो सब चीजें। कह रहा सर अब मान लो कोई भी ऐसी जगह है जहां पर प्लॉट्स काट के बेचे जा रहे हैं, पब्लिश्ड मैप्स, चार्ट्स जो भी आपने पब्लिक सेल के लिए ऑफर करे हैं। ओके। कह रहा जो भी चीजें, जो भी फैक्ट्स पब्लिक नेचर में अवेलेबल हैं, चाहे कहीं का डायग्राम हो, कहीं के पब्लिक रिकॉर्ड्स हो या कुछ भी हो सर, वो सारी चीज़ें यहाँ इंक्लूड होती हैं। कोई फॉरेन लॉ को लेकर कोई स्टेटमेंट है, तो ये सारी चीज़ें जो भी बुक्स प्रिंटेड हैं, पब्लिश्ड हैं या जो भी गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री में आता है। कह रहा है ये सारी की सारी बातें हम जनरल रूटीन में नहीं निकालेंगे, पर अगर ज़रूरत पड़ गई तो हम बुला सकते हैं। मैं कहा ठीक है। कह रहा सर आपने देखा है जब सीआईडी की बारी आती है तो वो डॉक्टर सालुखे के पास रिपोर्ट्स लेने के लिए भेज देता है। डॉक्टर भी बहुत बार थर्ड पार्टी से, लैब से कोई टेस्ट करवाने के लिए आपको बोलता है। हाँ, कह रहा सर अब बहुत बार क्या होता है, ओपिनियन तो वैसे हम लोग कभी लेते ही नहीं हैं, मना कर देते हैं, पर थर्ड पार्टीज के लिए हमने ये एक्सेप्शन बनाई। रूल क्या कहता है, थर्ड पार्टी से तो बात ही मत करो, इसे तो मुंह ही मत लगाओ। पर रूल कहता है बहुत बार ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स ले लेना चाहिए सर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोर्ट को सारी बातों के बारे में पता हो, कोर्ट को हर एक टॉपिक के बारे में पता हो, साइंस, आर्ट्स, हैंड राइटिंग, है ना, कि अगर किसी बंदे ने साइन किया तो ये सेम उसकी हैंड राइटिंग है या नहीं। साइंस के मामले में, फॉरेन लॉ के मामले में हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और उन एक्सपर्ट से ये काम भी करवा लेते हैं, उनसे मदद भी ले लेते हैं। ठीक है? कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है, अब बहुत बार बच्चों हम कोई वीडियो देखते हैं,
अब वो वीडियो असली है या एडिट की हुई है, ये चीज़ों के लिए भी हम एक बंदे से ओपिनियन लेते हैं। हाँ, कई वीडियो में एडिटिंग तो नहीं करी, जैसे मैंने बहुत बार देखा है कि उल्टी-सीधी जो वीडियोज़ हैं, उसमें चेहरा काट के किसी और का चेहरा लगा देते। हाँ, ऐसा होता है ना? राइट, ठीक उसी तरीके से। अब ऐसे बहुत बार भी मामले निकल कर आते हैं जो कहीं न कहीं सपोर्ट में आने की जगह इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, भई फोरेंसिक्स वालों की मदद ले लेते हैं, रिपोर्ट्स मँगा लेते हैं, अपने एक्सपर्ट्स को बुला लेते हैं, ठीक है। जब भी आपको कभी भी ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है, तो ओपिनियन लेने के लिए कोई भी एक मैटर ऐसा है जहाँ पर मान लो कोई डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाती है या आपने कहा कि भई जब ये इंसान गाड़ी चला रहा था, इसने शराब पी रखी। अब वो कह रहे हैं भाई कैसे पता चलेगा? कह रहे सर डॉक्टर ने टेस्ट किया था, पता चल गया। ओके। कह रहा अब अगर मान लो एक्सपर्ट्स को ऐसा लगता है कि वी नीड एक्सपर्ट को भी ओपिनियन चाहिए। कह रहा जैसे डॉक्टर को भी दवाई चाहिए होती है, हलवाई का भी मीठा खाने का मन कर जाता है, तो एक्सपर्ट को भी ओपिनियन की ज़रूरत है। ओपिनियन किस मामले में? या तो हैंडराइटिंग ऑफ पर्सन के मामले। मतलब जब एक इंसान की हैंडराइटिंग है, तो बच्चों अगर बीच में मैंने एडिट कर दिया, जैसे वो थ्री इडियट्स के अंदर क्या था, वो कहता था ना उसने स्पीच चेंज कर दी थी। असली स्पीच ही बदल दी। अब अगर मान लो किसी एक बंदे ने अपनी हैंडराइटिंग में सब कुछ लिखा है, बीच में हमने एडिट कर दिया और ये तो बवाल हो जाएगा सर। कह रहा है हाँ। कह रहा है किसी इंसान का डिजिटल सिग्नेचर है। डिजिटल सिग्नेचर बच्चों एक पेन ड्राइव की तरह होता है। ऐसा समझ लो ये मेरा डिजिटल सिग्नेचर है, मेरा रखा हुआ है, कोई भी इस्तेमाल कर लेगा। पर अगर किसी ने इस्तेमाल करा तो क्या हमने उसको अथॉरिटी दी है या नहीं दी है? ओके। अकॉर्डिंगली अगर किसी का कोई भी जनरल राइट है, तो आपने उस बंदे का राइट इस्तेमाल करा, पूछ के करा या बिना पूछे करा। ठीक है। कह रहा अब यूसेज की अगर मैं बात करूं किस तरीके से एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस तरीके से एक सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है। मैंने कहा ओके सर। कह रहा इन सभी मामलों के अंदर ये चीजें निकल कर आती हैं। कह रहा इसके साथ साथ आता है विटनेस। अब ये बात बताओ सर कौन सा एक ऐसा बंदा होगा जो आकर हमारे सामने किसी भी तरीके की गवाही दे सकता है। मौका ओके। कह रहा सर कब एक ऐसा सिनेरियो आता है जब मैं उनको मना कर दूं कि भाई साहब आप तो गवाही नहीं दे सकते, हम आपको मना करते हैं। कब? टेंडर ईयर्स। तब मैं उनको मना कर दूंगा कि यार चलो कोई बात नहीं, यू आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, आपको तो सवाल ही समझ में नहीं आएगा। कब? टेंडर ईयर्स, वेरी यंग एज। जब उस बच्चे की उम्र कोई 4-5 साल का बच्चा है, तो मैं उसे ये थोड़ी मान लूँगा कि उसने सब कुछ देखा होगा, सब कुछ समझ पाएगा। उसे क्रॉस एग्ज़ामिन करने के लिए चले जाओ तो सुन लेगा। नहीं, बहुत ज़्यादा उम्र हो जाए, कभी 90-100 साल की उम्र हो जाए, तो हम देखते हैं बुजुर्ग लोगों को कम सुनाई देने लग जाता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई इंसान को डिसीज़ है, गजनी की तरह या ऐसा कोई मिलता-जुलता अगर रीज़न है, तो कह रहा है सर हम लोग क्या करेंगे, उनको सीधा-सीधा एक्सक्लूड कर देंगे। दे आर एक्सक्लूडेड from giving answers to their question। ठीक है। कह रहा है सर अच्छा अब अगर मान लो कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, मैंने कहा कोई बात नहीं। अगर मान लो सर कोई ऐसा है जिसे दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता, मैंने कहा कोई बात नहीं, राइटिंग या साइन से वो कम्युनिकेट कर सकता है। और अगर कभी भी ऐसा हो तो हस्बैंड बीवी के खिलाफ, बीवी हस्बैंड के खिलाफ गवाही दे सकती है कोर्ट के अंदर, इसमें कोई भी मना नहीं है। मैं कहा ओके। क्या सर अब यहाँ पर एक और चीज निकल कर आती है, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। कह रहा सर प्रिविलेज कम्युनिकेशन, मैंने कहा हाँ। कह रहा जहां पर हम लोग किसी भी बात का एविडेंस आपको नहीं दें। मैंने कहा एविडेंस नहीं दोगे मतलब? कह रहा सर चुपचाप रहने का, कोई हमारे से फालतू बात नहीं करने का इस टॉपिक पे, जितना है हमने बात काम कर लिया बस कर लिया। ओके। ऐसे फैक्ट्स, ऐसी बातें जिनका एविडेंस नहीं दिया जा सकता, फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई मैटर आया उस मैटर में जज और मजिस्ट्रेट के सामने जो बातें चली, शादी के दौरान जो कम्युनिकेशन चला, एक स्टेट किस तरीके से काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, ये सब चीजें, कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन, एक मजिस्ट्रेट और पुलिस के पास सूत्रों के हवाले से जो खबर आती है, इनकम टैक्स में जो खबर आती है कि यहाँ पर क्राइम हो रहा है, वो खबर कहाँ से आई। दूसरा, अगर कोई भी एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, यानी कि एक क्लाइंट और अपने एडवोकेट के बीच में जो कम्युनिकेशंस होते हैं बच्चों, वो सारे के सारे प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। ओके सर, ओके। इसके साथ-साथ बच्चों एक और चीज़ निकल कर आई,
जहां पर हमने कहा कि सर चलो ठीक है। अब इसका अगला फंडा कम्युनिकेशंस ऑफ मैरिज, अफेयर्स ऑफ स्टेट, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ये चीजें रिपीट हो गई, कोई बात नहीं। इन्हीं को आगे एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, चीजें ज्यादा नहीं है। ठीक है, कह रहा सर अच्छा एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जिसके ऊपर इसने थोड़ी सी बात करी है कि आप क्लाइंट को कभी भी ये जोर जबरदस्ती करके नहीं कह सकते कि ना भाई, आपने एक लॉयर को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि भाई आपके पास जब क्लाइंट आया होगा इसने आके सब आपको साफ-साफ बताया होगा कि मैंने मर्डर किया है, मैंने डकैती करी है, मैंने खून करा है, तो हमें बता क्यों नहीं देता यार, केस क्यों लड़वा रहा है इसका? नहीं। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए सामने वाले इंसान के ऊपर सीक्रेट अगर वो बनाए रखना चाहे, केस लड़ना चाहे तो लड़ सकता है, कोई भी मना नहीं है। ओके, ओके। क्या ना सर अब बहुत बार क्या होता है ना आरटीआई आती है। अब आरटीआई का मकसद क्या है? मैंने कहा आरटीआई लगाकर तो बेटा हम पब्लिक अथॉरिटीज से पैसा मतलब इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। मैंने कहा हाँ। कह रहा अगर आपका क्लाइंट या लॉयर रिलेशनशिप है वहां पर कोई ना कोई प्रोफेशनल डीलिंग जरूर होती है। अब यहाँ पर पूरे तरीके से सेक्शन नंबर 126 कहता है, कह रहा सर आपके पास ध्यान रखना, आपके पास ध्यान रखना, अगर कभी भी बेटा अगर मैं आपको कहूं इंडियन एविडेंस एक्ट और आरटीआई अगर लड़ जाएं तो जीतेगा कौन? है ना? कौन जीतेगा? कह रहा सर इंडियन एविडेंस। मैंने कहा ओके। इंडियन एविडेंस एक्ट के पास एक स्पेशल प्रोविजन है, आरटीआई एक जनरल लॉ है और बच्चा पार्टी अगर कभी भी स्पेशल लॉ वर्सेस जनरल लॉ अगर ये भिड़ जाएंगे तो इनके अंदर हमारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं हाँ, कि स्पेशल लॉ जीतेगा भाई जीतेगा। कौन जीतेगा? स्पेशल लॉ ही जीतेगा। कह रहा ओके। कह रहा अब आपका जो एक्ट है उसने पूरे तरीके से प्रूफ्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, प्रूफ ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, और दूसरा प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट। प्रूफ ऑफ फैक्ट्स के अंदर क्या आता है कि भाई कौन सी बात जो हियर से वाली है, सुनने वाली है, कहीं ना कहीं ओरल एविडेंसेस है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा सर आपके पास कभी भी अगर कोई भी फैक्ट प्रूफ करने की बात होगी तो हम ओरल एविडेंस लगाते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब इस ओरल एविडेंस को ही या आप इसे ओरल एविडेंस बोलो या आप इसे डायरेक्ट एविडेंस बोलो। मैंने कहा लॉ जी ये तो बहुत बढ़िया है। कह रहा सर डायरेक्ट एविडेंस का मतलब? कह रहा सर जहां पर सीधी सीधी बात आपकी कहने की निकल कर आ जाती है। डायरेक्ट एविडेंस होता क्या है? देखो, डायरेक्ट एविडेंस के अंदर बच्चों बेटा हम लोग इस बारे में बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई विजय सालगांवकर 2 तारीख को स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग में गया, 2 तारीख को 3 तारीख को वापस आया। किसने देखा? बस कंडक्टर ने। किसने देखा? वो पाव भाजी वाले अंकल ने। किसने देखा? जो लोग सिनेमा में बैठकर जिसके साथ जिनके सिनेमा में बैठ के इन्होंने मूवी देखी। ऐसे फैक्ट जिनको देखा जा सकता है, ओके, जिनको देखा जा सकता है, जिनको आप देख सकते हो। मैंने कहा ओके। ऐसे फैक्ट जिनको सुना जा सकता है, बाहर बहुत जोर से आवाज आई, आ ला 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 आ ला, सुनाई दे रहा, सुनाई दे रहा। हाँ, आप पढ़ रहे होते हो, पीछे से आवाज आती है बहुत बार, तो क्या हो रहा है? सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, व्हिच कैन बी हर्ड। मैंने कहा ओके। कह रहा सर आपको कहीं ना कहीं कोई भी एक ऐसा फैक्ट जो किसी भी सेंस में आपको परसीव हुआ, आपको फील हुआ। मैंने कहा ठीक है। कह रहा या तो फिर कभी भी आपको लगता है कि किसी का ये ओपिनियन है। सर अब ये ओपिनियन वाला मामला कब होता है? जब दो लोगों के बीच में दुश्मनी है, इनको लगता है सर इन दोनों की दुश्मनी थी, मर्डर तो इसी ने करा होगा। ओपिनियन कहीं ना कहीं निकल कर आ जाता है। तो ये क्या है? जहां पर ओपिनियन और ओपिनियन कहीं ना कहीं गुड ग्राउंड्स पे मुझे दिखता है, वजह दिखती है कि भाई आमिर खान ने बैंक क्यों लूटा? क्योंकि उसके पापा को लोन देने से मना कर दिया था। अब उसको गुस्सा चढ़ गया, उसने कहा मैं तो पूरा बैंक लूट दूंगा एक दिन। लूट लेता है भाई। क्या ना अब यहां पर आता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस में क्या मतलब होता है? जहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट, लेटर, फिगर, मार्क्स या किसी भी तरीके से आपने उसे यूज करा, काय के लिए? किसी भी मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए। बच्चों अगर मैं आपको कहूं बेटा, अगर मैं इस एक मिनट अगर 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 अब ये मैटर के ऊपर चाहे मैंने ऐसे यहां पर आधा पन्ना खाली छोड़ दिया हो, चाहे मैंने पूरे पेज पर लिख दिया, ठीक है, पूरे पेज पर लिख दिया हो, ये लो अब दिख रहा होगा। तो मैं चाहे पूरे पेज पर लिख दूं, चाहे आधे पर लिख दूं, चाहे मैं जमीन पर लिख दूं, चाहे मैं दीवार पर लिख दूं, चाहे मैं पेड़ों पर लिख दूं, आशिकी कर दूं, है ना? तो हर एक मामले के अंदर जहां भी लेटर्स को, फिगर्स को इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी चीजें क्या होती हैं? वो सारी चीजें क्या होती हैं? डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं। ठीक है।
क्या सर यहाँ पर एक और बात समझते हैं। अब ये प्राइमरी एविडेंस क्या है और ये सेकेंडरी एविडेंस क्या है? क्या सर प्राइमरी एविडेंस क्या होता है? मैंने कहा प्राइमरी एविडेंस का मतलब होता है जहां पर आप सीधा-सीधा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही ले आए। ठीक है? किसी ने आधार कार्ड माँगा, आपने बच्चों ओरिजिनल आधार कार्ड सामने प्रोड्यूस कर दिया कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए। लॉ तो कहता है भाई ये तो सबसे बढ़िया बेस्ट एविडेंस होता है। बेस्ट एविडेंस है, इससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं है। मैंने कहा ओके, बहुत बढ़िया। क्या सर आपके पास बेस्ट एविडेंस प्रिंसिपल भी कहते हैं इसे? हाँ बच्चों, हाँ। अब इसके साथ-साथ बच्चों बहुत बार मेरे पास ओरिजिनल अवेलेबल नहीं होता तो मैं फ़ोटोकॉपी दिखा देता हूँ। अब किसी ने अगर मुझसे आधार कार्ड माँगा, बेटा मैं उसको ओरिजिनल दे आऊँगा क्या? नहीं, नहीं सर, फ़ोटोकॉपी देकर आओगे। फ़ोटोकॉपी देकर आऊँगा। ठीक है। अब मैंने क्या करा मैं उसे फ़ोटोकॉपी देकर आ जाऊँगा। तो अकॉर्डिंगली जब भी हम सर्टिफ़ाइड कॉपी, कंपेयर्ड कॉपी या जो भी कॉपी आपने अपने मैकेनिकल प्रोसेस से भैया को देते हो मशीन में लगाते हैं खच, 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 खच आवाज़ आती है, फ़ोटोकॉपी निकल जाती है। तो सेकेंडरी एविडेंसेस के अंदर ये सारी बातें इंक्लूड होती हैं, जिसमें सर्टिफ़ाइड कॉपी मतलब आपने क्या करा आधार कार्ड की कॉपी निकलवाई, ठीक है? नीचे लाओ, जैसे आधार कार्ड की कॉपी निकलवाई, आपने यहाँ पर साइन करा और साइन करके अपने साइन करके सामने वाले बंदे को, "ये लो भैया आधार कार्ड।" ठीक है? आप ऐसे दे देते हो। तो अकॉर्डिंगली ये सब चीज़ें क्या हैं? कह रहा सर सर्टिफाइड कॉपीज़ कहलाई जाती हैं। बोर्ड रेज़ोल्यूशन में भी ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। एक कंप्यूटर सेक्रेटरी साइन करके देता है, बताऊँगा कैसे काम करती हैं। कॉपीज़ जो आपने मैकेनिकल प्रोसेस से ली हो, जैसे फोटोकॉपी वाला, कॉपीज़ जो आप अब कंपेयर कर रहे हो, जो आपने ओरिजिनल को देखकर बनाई हैं। कह रहा सर या तो फिर काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। बहुत बार क्या होता है एक डॉक्यूमेंट के 4 हिस्से हैं पर पार्टीज की बात जमी नहीं और पार्टीज ने एग्जीक्यूट नहीं किया। तो अगर एक डॉक्यूमेंट के 4 हिस्से हैं ए, बी, सी और डी, मैं कहता हूं बी वाला हिस्से को हम काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब बी ने मना कर दिया, बी कहता है मैं तो नहीं आऊंगा, ए सी डी काम करना चाहते हैं तो ये अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर चले जाएंगे और इनके डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कहेंगे सेकेंडरी एविडेंसेस। कहीं न कहीं फोटोकॉपी या इनकम्प्लीट वाले को हम सेकेंडरी एविडेंसेस कहते हैं। क्या सर अब जहाँ पर ओरल अकाउंट्स मतलब जहाँ पर आपने देखा है चीज़ों को, उन्हें हम ओरल अकाउंट्स में कंसिडर करते हैं बच्चों। ओके, कह रहा सर अब सर्कमस्टेंशियल मैंने कहा वक़्त और हालात। कह रहा सर डायरेक्ट एविडेंस होता है? मैंने कहा बिल्कुल डायरेक्ट एविडेंस होता है। कह रहा डायरेक्ट एविडेंस काहे के लिए? मैंने कहा डायरेक्ट एविडेंस तो हमारे लिए होता है फैक्ट इन इश्यू के लिए। मैंने कहा अच्छा, ओके। कह रहा जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जब डायरेक्ट एविडेंस हमारे को नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं सर्कमस्टांसेस पे ध्यान देते हैं। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पे ध्यान देते हैं, सर्कमस्टांसेस पे ध्यान देंगे और हम कोशिश करेंगे कि चल यार सर्कमस्टांसेस से ही पता लगा कर आ जाए। मैंने कहा ओके, ओके। क्या सर आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि आप पूरे तरीके से ध्यान रख लो कि सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पे अगर आप जा रहे हो, अगर आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे जा रहे हो, तो कह रहा सर किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई जुगाड़ लगाओ और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से ही प्रूव करो कि कौन सा इंसान ये काम कर सकता है। पुरानी दुश्मनी होता है ना, पुलिस कहती है कोई पुरानी दुश्मनी हो आपकी, कोई इंसान आपसे जलता हो, परेशान ना करता हो आपको, कोई आपके मतलब काम के बीच में अड़ता हो, ऐसा कोई हो, सर्कमस्टांसेस पे ध्यान देने के लिए कहते हैं। ओके, ठीक है। कह रहा सर ठीक है। अगर कभी भी कोर्ट किसी भी फैसले पर आता है, तो कोई भी इंसान अगर किसी फैक्ट के बारे में कहता है, तो उस फैक्ट को प्रूव करना होगा। अगर विजय सालगांवकर बोलता है, "मैं 2 तारीख को स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग में गया, 3 तारीख को वापस आया।" भाई मैं कैसे मान लूँ? मैं कैसे मान लूँ तो 2 तारीख को स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग में गया था? वो कहता है, "देख लो बस की टिकट।" कह रहा, "हाँ।" मैं कैसे मान लूँ तू स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग में गया था, 3 तारीख को वापस आया? कह रहा, "मैं कैसे मान लूँ?" कह रहा, "देख लो मैंने पाव भाजी खाई थी, वहाँ का बिल।" कह रहा मैं कैसे मान लूँ तूने फ़िल्म देखी थी? कह रहा देख लो फ़िल्म का बिल। कह रहा ओ ओ ओ! ये बात। कह रहा ये बात, ये बात। कह रहा सर आपके पास इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। जहाँ पर कभी भी बच्चों आपके पास जो भी एविडेंसेस हैं, है ना? आप बहुत बार देखते होंगे ना कि कोर्ट के अंदर या आपने कभी सुना हो, नहीं सुना है हमने, रिवीजन जरूर है हमने नहीं सुना। ओके कोई कोई बात नहीं। कह रहा आपके पास कोई एविडेंस आप लेकर जाते हो और कोर्ट क्या करता है एविडेंस को मना कर देता है। ओके, ठीक है।
कह रहा सर अब ऐसा हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। कह रहा अगर आपके पास रिजेक्शन हो गया, इट डज़ नॉट मीन कि आपका नया ट्रायल शुरू किया है। न्यू ट्रायल शुरू नहीं होगा बच्चों, केस दोबारा से शुरू नहीं होगा अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, अगर आपका एविडेंस रिजेक्ट हो जाता है। दैट इज़ नॉट अ ग्राउंड टू स्टार्ट अ न्यू ट्रायल और रिवर्सल ऑफ एनी डिसीजन। ओके, कह रहे सर अब हम देखेंगे, आप एविडेंस लेकर आए हो ना, एविडेंस लेकर आए हो, देखने दो क्या होता है एविडेंस के चलते। अब एविडेंस के चलते हमने एक बार अगर एडमिट कर लिया तो उसके बाद हम देखेंगे कि अब हमने अपने फैसले को क्या करना है। भाई बहुत बार ऐसा डिसीजन आ जाता है कि पूरे के पूरे वक्त पलट जाते हैं, हालात पलट जाते हैं, जज्बात पलट जाते हैं। कह रहा पलट दो ना सर, पलट दो, क्या दिक्कत है? कह रहा पलट दो, मैंने कहा पलट दो, क्या दिक्कत है? अब हमारे पास 3 तरीके से बच्चों प्रिज़म्पशन आती है। पहली प्रिज़म्पशन ऑफ लॉ, दूसरा प्रिज़म्पशन ऑफ फैक्ट और तीसरा मिक्स्ड प्रिज़म्पशन। प्रिज़म्पशन ऑफ लॉ के अंदर जहां हम लॉ अज़्यूम कर लेते हैं, फैक्ट के अंदर जहां पर हम बातें जहां डाउटफुल नेचर की हैं, हम अज़्यूम कर लेते हैं और तीसरे के अंदर मिक्स्ड प्रिज़म्पशंस। यानी कि जहां मैं प्रिज़म्पशन ऑफ लॉ यानी कि ए और बी दोनों को ऐड कर दूंगा। ए प्लस बी ये हो गया मिक्स। एक जगह बूंदी, एक जगह रायता, बन गया बूंदी वाला रायता। कह रहा सर ठीक है। कह रहा सर प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ कैसे होती हैं? जैसे एक इंसान को जब तक सजा ना हो जाए तब तक वो निर्दोष होता है लॉ के अंदर। इसके साथ ही साथ अगर कोई बच्चा है और मैरिड कपल का है तो हम यही मान लेते हैं कि उन्हीं का बच्चा है। कह रहा सर अपार्ट फ्रॉम दैट 7 साल तक कोई बंदा अगर मिसिंग है इंडियन लॉ के हिसाब से तो हम लॉ के हिसाब से प्रिज्यूम कर लेते हैं बच्चों की वो बंदा ही इज नो मोर। फैक्ट्स जैसे मेरे पास अगर बेटा मेरा ये फ़ोन है, ठीक है? मेरा ये फ़ोन है, तो आप लोग क्या मानोगे कि मैं ही मालिक हूँ, ठीक है? फैक्ट्स कहीं न कहीं। पुलिस को देखकर जैसे कोई बंदा अगर पुलिस को देखता है दूर से वो भाग जाता है, तो पुलिस के पास कोई लॉ है क्या? पुलिस को लगता है कुछ तो गड़बड़ है, ये मुझे देखकर भाग रहा है, मुझे देखकर भाग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, तो पुलिस उसके पीछे लग जाती है। पुलिस कहती है, "अच्छा बेटे, हम अच्छा बेटे, भाग रहा है।" अकॉर्डिंगली अब आता है एक खेल स्टॉपल का, ठीक है? कह रहा सर ओके। कह रहा अब देखो सर कह रहा आपके पास बहुत बार आप कोई बात पहले बोलते होगे जो पहले आपने डिक्लेयर कर दी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कह रहा सर आपने दूसरे बंदे को कोई भी एक बात बोली और उसने आपकी बात को मान लिया। मैंने कहा ठीक है। कह रहा पहले कोई बात बोल दी बाद में जाके पलट गए और बाद में सच पर्सन और हिज रिप्रेजेंटेटिव डिनाई द ट्रूथ। ओ माय गॉड सर ये पहले कुछ और बोल रहा है बाद में कुछ और बोल रहा है, पहले कुछ और बोलता है बच्चों और आखिरी तक आते आते कुछ और बोल देता है। क्या सर अगर कोई भी इंसान ऐसी उल्टी सीधी बातें करता है, पहले तो बोलता है कि मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है, मैं राजमा चावल खाने के लिए वहां गया था, फिर बाद में कहता है यकीन से नहीं कह सकता। ये बंदा भी दृश्यम 2 में देखा गया है, ये बंदा भी एस्टॉपल भी वहां देखा गया है। वो कहता है हाँ हाँ मुझे पता तो है पर यकीन से नहीं कह सकता, यकीन से नहीं कह सकता। मैंने कहा ओ भाई तू पागल है क्या, पहले हाँ बोलता है फिर ना बोलता है, एक बात पे टिक के रह जा। कह रहा सर नहीं, है ना? कह रहा सर अगर आपके पास कोई भी बंदा ऐसा निकल कर आता है कि एक मैन ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहे ठंड भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है। कोई आपके पास अगर आप बैठे हो बेटा आप एक ही बात कर सकते हो, मौसम ठंडा है या गर्म है, एक ही चीज़। ठंडा भी है, गरम भी है। अरे यार फ्रिज में बैठ के चाय पी रहा है क्या तू? कह रहा हाँ। कह रहा सर इसीलिए ये बोला गया, ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई बात बोली, कल को जाके आपने मना कर दी। कह रहा ओह! एक प पूरा का पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा हूँ आगे जाके चैप्टर की पूरी एकदम वक़्त बदल दें, हालात बदल दें, जज़्बात बदल दें। कह रहा ओके, ठीक है। कह रहा सर इसके साथ ही साथ हम लोग एक काम और करते हैं कि आपके ऐसा चलते किसी इंसान को इंजरी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ऐसा कभी भी कर दिया तो कह रहा सर ध्यान रखना, ऐसा चलते हुए आपके झूठ के चलते हुए, आपकी स्टेटमेंट के चलते हुए जो बाद में जाके आप डिनाई कर रहे हो, कोई भी कॉज़ ऑफ एक्शन नहीं होना चाहिए। मोहिरी बीवी आपकी बीवी नहीं, मोहिरी बीवी वर्सेस दामोदरदास घोष। यहाँ पर कैरेसर रूल ऑफ एस्टॉपल कभी भी अप्लाई नहीं होगा अगर कोई भी फैक्ट ऐसा होगा जिस पे आपने झूठ बोल दिया और वो प्रिंसिपल इस तरीके से आपने कर दिया। कह रहा सर अगर मुझे बाद में पता चला, ठीक है, मुझे बाद में पता चला कि सर ऐसा कुछ हुआ है और आपने बाद में जाके ऐसा बोल दिया यार हो गया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कह रहा सर बहुत तरीके से हमने ये चीज़ें देखी हैं, बहुत तरीके से हमने ये चीज़ें देखी हैं कि लोग क्या करते हैं पहले कोई अलग स्टेटमेंट देते हैं, बाद अलग स्टेटमेंट देते हैं। मैंने कहा ठीक है।
कह रहा पर ये तब अप्लाई नहीं होगा जब एक बंदे ने स्टेटमेंट दी जब उसे पता ही नहीं था। पहले पता नहीं था, पहले पता नहीं था और अगर बाद में पता चला तो रूल ऑफ एस्टॉपल विल नॉट अप्लाई। रूल ऑफ एस्टॉपल विल नॉट अप्लाई बच्चों। सर ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। कह रहा सर आपके पास किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं आएगा। कह रहा सर बस ये जरूर देखना पड़ेगा कोर्ट को कि क्या यहाँ पर रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई करना है या नहीं। अब यहाँ पर देखना बच्चों, ऊपर वाली केस स्टडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली केस स्टडी है। इस केस स्टडी का ध्यान रखना। बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक वर्सेस साई राम कॉलेज। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने ये बोला कि हम स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे उन बच्चों के लिए अंडर वन टाइम अप्रूवल पॉलिसी। 67 बच्चों ने जाकर ये एग्जाम्स दिया, ठीक है। रिजल्ट डिक्लेयर हो गए पर बाद में इस यूनिवर्सिटी ने डिग्री देने से मना कर दिया। कह रहा नहीं नहीं, एक टाइम पेपर नहीं, आपको अब दोबारा से सारे पेपर देने पड़ेंगे एज पर न्यू सिलेबस। मतलब एक पेपर नहीं, इंस्टीट्यूट सर आज बोलता है कि आपके पास एग्जामिशन अवेलेबल है, 60 नंबर से ज्यादा लेकर आ जाओगे दोबारा पेपर नहीं देना पड़ेगा। पर बाद में जाकर अगर इंस्टीट्यूट कहता है कि ना 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 मैं तो मजाक कर रहा था, दीदी डर गई, दीदी डर गई। कह रहा ये क्या है ड्रामेबाजी। होता नहीं है कोई किसी को प्रपोज करने के लिए चला गया, वहां पर जाकर क्या था, उसने लड़की को ऐसे किया, हेलो धप्पा। लड़की ने बोला, दूसरी लड़की ने ऐसे घूर के देखा, उसको लगा मारेगी चप्पल। कह रहा दीदी डर गई, दीदी डर गई। लोग करते हैं ऐसा, है ना। छिछोरी हरकतें नहीं बेटा। पहले अगर आपने कोई भी बात बोली, आपने बोला भाई आप वन टाइम अपेयरेंस, आपको हम वन टाइम अप्रूवल पॉलिसी के चलते आप एक बार पेपर दे दो, बात खत्म करो। 67 बच्चों ने पेपर भी दिया, बाद में तुम मना कर रहे हो, तो लॉ कह रहा है यूनिवर्सिटी इज स्टॉप्ड फ्रॉम विद होल्डिंग द डिग्री। यूनिवर्सिटी आपकी डिग्री नहीं रोक सकती। और ये सारे वो टाइप्स हैं जिनसे बच्चों हमारे यहाँ पर बेटा पूरे हाल फिलहाल से एस्टॉपल होता है। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है यानी कि आपके पास कोई भी एक इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आप लेकर आ सकते हो, ठीक है सर। कह रहा मतलब मैंने कहा सर सिंपल सा फंडा है, कोई भी कंडीशंस अगर हमारे पास है, कोई भी फंडा आपके पास है बच्चों। अगर आज मैं इस बुक की बात आपको करता हूं, ठीक है, या जैसे मान लो कि ये वाले मेरे पास नोट्स हैं, कोई ना कोई कागज मेरे पास रखे ही रहते हैं, मैं इनकी फोटो खींच के अपने कंप्यूटर में डाल लूं, किसी को व्हाट्सएप कर दूं, तो वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लॉ भी तो यही कह रहा है। लॉ कह रहा है सर कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी इंफॉर्मेशन को आप हम कंप्यूटर आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस बात को लेकर हम आपको कोई भी मना नहीं कर रहे हैं सर। मैंने कहा ठीक है। कह रहा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को भी हम जुडिशियल प्रोसीडिंग में लेकर आते हैं और ये बात बढ़िया रहती है सर। मैंने कहा बढ़िया रहती है। कह रहा सर बढ़िया रहती है, शानदार रहती है, चांदार रहती है, जबरदस्त रहती है। मैंने कहा ठीक है। मैं कहा अगर ऐसी रहती है तो अपन वैसे ही मिलेंगे सर। कह रहा ठीक है। कह रहा अब एक और बात, सर्टिफिकेट भी आप प्रोड्यूस करते हो वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करता है। मैंने कहा यस। कह रहा कभी भी अगर कोई भी सर्टिफिकेट लेकर आते हो तो उसके ऊपर बच्चों बहुत सारे लोग ये लिख कर देते हैं टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ऐसा क्यों लिख कर देते हैं सर? जहां तक मुझे पता है, वो उसका मतलब होता है जहां तक मुझे पता है मैं सच बोल रहा हूं। अब मुझे दुनिया ब्रह्मांड के बारे में तो नहीं पता बेटा, वो तो गुलगुले कंपनी को भी नहीं पता। गुलगुले मतलब गूगल कंपनी को। आप जाके अपना क्वेश्चन डाल दो, कोई किताब का नहीं आंसर कर पाएगा, टेढ़ा मेढ़ा आंसर बताएगा। अब बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होंगे जो मुझे नहीं पता, मेरे पास जो लिमिटेड सोर्स ऑफ नॉलेज है उसके चलते मैंने ये बात पता। कह रहा सर ओके। कह रहा अच्छा अब फंडे को समझो। अर्जुन पंडित राव खोटकर वर्सेस कैलाश खुसराव घोटरेयाल। देखो, आपके पास फंडा निकल कर आया कि एक इलेक्शन, जैसे आपको पता है इलेक्शन का दौर चल रहा है, इलेक्शन पिटिशन फाइल की गई एक कैंडिडेट ने फ्रॉम जलाना 0101 लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब हर एक चीज की एक डेडलाइन होती है, जैसे आपके एग्जामिनेशन फॉर्म्स फाइल करने की डेडलाइन है। कह रहा ओके। कह रहा सर आपको ये बोला गया, कह रहा सर देखो आपने ना आफ्टर द स्टिपुलेटेड डेडलाइन जो टाइम लाइन है उसके बाद आपने नॉमिनेशन फाइल करा है, नॉमिनेशन इलीगल हुआ सर, नॉमिनेशन इलीगल हुआ। हाँ। कह रहा अब जो रिस्पोंडेंट यहां पर निकल कर आते हैं उन्होंने कहा चलो सर एक काम करो, आप एक काम करो हमें वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग दिखा दो। वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग से पता चल जाता है ना बेटा, उसमें भी यही हुआ था दृश्यम में, जाओ भाई एटीएम से पैसे निकाल रहा है कैमरे की तरफ ऐसे देख रहा है ना, एटीएम से पैसे निकाल रहा है। अब इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने क्या करा, डायरेक्शंस, हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के हिसाब से कह रहा सर
वीडियो रिकॉर्डिंग्स निकाल कर ले आए, पर वीडियो रिकॉर्डिंग्स निकालने के बाद नेसेसरी सर्टिफिकेट्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाए। वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर टेम्परिंग भी हो सकती है। हाँ, हाँ, कह रहा यस। कह रहा बाद में जाकर आपके पास इलेक्शन कमीशन के एक ऑफिसर ने टेस्टिफाई किया और ये बोला कि हाँ जी, वीडियो रिकॉर्डिंग्स पूरे तरीके से क्या है, वैलिड है, पूरे तरीके से ऑथेंटिक हैं, कोई भी छेड़छाड़ इसके बीच में नहीं की गई है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा सर अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने बात को एडमिट कर लिया, हालांकि इन्होंने बोला सर्टिफिकेट लाना जरूरी है, आप सर्टिफिकेट क्यों नहीं ला रहे हो, सर्टिफिकेट लेकर आओ कि आपकी रिकॉर्डिंग सही है। कह रहा सर सही है, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना सही है, इन्होंने मान लिया। कह रहा ओके। कह रहा सर तो इन्होंने कहा कि भाई सबसे मतलब दैट इज अ सब्सटेंशियल कंप्लायंस, बात पूरी हो गई। अगर कोई भी कंपीटेंट ऑफिसर टेस्टिफाई कर देता है तो हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। कंपीटेंट ऑफिसर देखो याद कैसे करते हैं, कंपीटेंट ऑफिसर ने टेस्टिफाई किया, सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड। कह रहा लो जी सर, हो गया। मैंने कहा हाँ, पर बात चलते चलते बच्चों पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा अच्छा, तुम ज्यादा बड़े खिलाड़ी हो रहे हो। सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई एक बात बताओ, जब आपके पास ओरिजिनल रिकॉर्ड अवेलेबल है क्या, या सेकेंडरी रिकॉर्ड अवेलेबल है, पहले तो ये समझाओ मुझे। कह रहा ओके। कह रहा सर और दूसरी बात, क्या ये सर्टिफिकेट वाली जो चीजें हैं, जो आपका हाई कोर्ट कह रहा है कि सर्टिफिकेट, क्या ये मैंडेटरी नहीं है, क्या ये मर्जी से चलता है। कह रहे देखो सर, सबसे पहले दो बातों को समझते हैं कि आपके पास ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता क्या है, कह रहे सर जो सबसे पहली बार आपके पास स्टोर किया गया हो। मैंने कहा अच्छा। कह रहा पहली बार अगर आपने ये पेपर पे कुछ लिखा, बच्चों पहली बार मैंने इस पेपर पे कुछ लिखा, दिस इज ओरिजिनल रिकॉर्ड। ऐसे ही कंप्यूटर में जब आपने पहली बार कोई अपनी एक फाइल बनाई, वो ओरिजिनल रिकॉर्ड है बच्चों। पर उसके बाद सेकेंडरी कॉपीज कौन सी हैं, जितनी भी आपने उसमें से अब आप कॉपी पे कॉपी, मतलब कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस वी दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो। कह रहा बस ठीक। कह रहा तो ऐसे ही जो सीडीज आपके पास आई हैं, दे आर सेकेंडरी एविडेंसेस सर। आप जो यहाँ पर सीडी लेकर आ गए हो, है ना, ये आपने सीडी पेश करी ना हमारे सामने, ये सीडी क्या है, सीडी तो एक कॉपी है ना, सेकेंडरी एविडेंस है। कह रहा हाँ, हाँ। कह रहा है हाँ, वही तो कह रहा हूँ, सेकेंडरी एविडेंस है। कह रहा सर आपके पास हैव टू बी ऑब्टेन्ड ओनली। कह रहा सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस होता तुम सर्टिफिकेट नहीं भी लाओगे तो भी मैं कोई बात नहीं करता। मैंने कहा ओके, ठीक है। कह रहा सर अच्छा बस इतना ध्यान रखना, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पहली बार आया तो उसे हमने प्राइमरी बोल दिया, उसके बाद जो आएगा उसे हम बच्चों सेकेंडरी वाला बोलते हैं। कह रहा ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। अब इसके अंदर 2-3 बातें ऐसी कर देता हूँ जो बच्चे जनरली पूछते हैं यार। जहाँ पर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं अबाउट रिलेवेंट फैक्ट्स, फैक्ट्स इन इश्यू, इसका ध्यान रखना अच्छे से, इम्पोर्टेंट है। लॉजिकल और लीगल रेलेवेंसी, इसका ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कन्फेशन एडमिशन, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, 3-4 बार पेपर में आ चुका है। कन्फेशन तो 4-5 बार हमने देखा है कि ये आया है सिनेरियो के अंदर, ठीक है। अब इसके अलावा ओपिनियन ऑफ थर्ड पार्टीज भी पेपर में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 बार पेपर में प्रिविलेज कम्युनिकेशन भी आपका आया है। प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस, इसको भी बहुत बार, 1-2 बार पूछा गया है, ज्यादा नहीं, 1-2 बार पूछा गया है। पर मुझसे अगर पूछो तो एस्टॉपल और प्रिजम्पशन, ये चीजें जो पूछ ली गई सो पूछ ली गई, पर एस्टॉपल और प्रिजम्पशन ये भी करके जाना, ठीक है। सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारी वीडियो के अंदर कवर थे, तो 1 घंटा 20 मिनट के अंदर मोटा मोटा आपको 8 नंबर मुबारक हो। स्टे ट्यून्ड, बने रहिएगा, ऐसे ही नंबर पक्के करते चलेंगे और कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिप बनाते चलेंगे अलॉन्ग विद ईच एंड एवरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।